नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती है, नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक्स तैयार होते हैं, उनके ऊपर वर्षों तक हम अनुसंधान करते हैं। ऐसे ही ये जो पशुओं के लिए हम चाहे दुग्धामृत पशु आहार बना रहे हैं, चाहे वो गर्भांजलि तैयार कर रहे हैं 32 प्रो या समृद्धि मल्टीविटामिन, शक्तिधारा एनर्जी बूस्टर, यक्तामृत, ये जो है मल्टीविटामिन और तमाम तरह के जितने भी पशुओं के हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर पहले साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, फिर अपनी गायों के ऊपर उसका प्रयोग करते हैं। और हमारी गायों को जो हम ये समृद्धि कैल्शियम आपको दे रहे वो अपनी गायों को देते हैं, वही पशुओं का चारा, पशु आहार अपने यहां के पशुओं को खिलाते हैं। और जब उनका 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 किलो दूध होता है, तो उसके आधार पर हम आपको ये पशु चारा, पशु आहार उपलब्ध कराते हैं। और इसके दो बड़े पहलू हैं, एक पशुओं का जेनेटिक स्ट्रक्चर और दूसरा पशुओं की डाइट, आहार। ये दोनों चीजें ठीक होंगी तो निश्चित रूप से हमारी हिंदुस्तान की जो गाय है वो वापस 15, 20, 25, 30 किलो दूध देने वाली होगी। और फिर लोग उनको कत्रखानों में नहीं भेजेंगे, बल्कि उस गाय की पूजा भी करेंगे और उस गाय से जो दूध, घी, मक्खन आदि हम लेंगे, उससे हमारे बच्चे बलवान बनेंगे, प्रज्ञावान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, महान बनेंगे। पतंजलि योग पीठ में एक बहुत बड़ा मौलिक कार्य हो रहा है, और वह हो रहा है प्राचीन ऋषि परंपरा के अनुरूप अध्ययन, शोध, अनुसंधान और प्रकाशन का कार्य, जिससे कि आधुनिक काल में भी हम शास्त्रों और संहिताओं का निर्माण कर सकें। यह एक हमारे लिए सपना सा होता था, क्या हम नए शास्त्रों का निर्माण नहीं कर सकते? यद्यपि अतीत का गौरव, वर्तमान का प्रचंड अखंड पुरुषार्थ और स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न अपने हृदय में हमें संजो के रखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अतीत के उस गौरवशाली अपने इतिहास को स्मरण रखते हुए वर्तमान में भी तो इतिहास को पढ़ते हुए इतिहास गढ़ना भी है। तो वही कार्य श्रद्धेय आचार्य वात्स्यन जी के माध्यम से यहाँ हमारे लगभग 100 वैज्ञानिक साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, जो बॉटनी के क्षेत्र में, हर्बल मेडिसिन के क्षेत्र में अलग अलग फील्ड से जो अध्ययन करके आए हैं। और इसमें ज्यादातर हमारे युवा वैज्ञानिक हैं, और ये सब श्रद्धेय आचार्य वात्स्यन जी के मार्गदर्शन में वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के लिए कार्य कर रहे हैं। और कि ये पूरा जो वनस्पति जगत कितना विस्तीर्ण है और उसके ऊपर क्या कार्य हो रहा है, श्रद्धेय आचार्य श्री से ही जानते हैं। आयुर्वेद जहां संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, वहीं आयुर्वेद की चिकित्सा में जो महत्वपूर्ण अंग है वह जड़ी बूटियां हैं। शास्त्रों में जो ऋषियों ने कार्य किया उसमें लगभग 900 जड़ी बूटियों का वर्णन है। उनमें से मुश्किल से 200-300 जड़ी बूटियों का ज्यादा वर्णन है। जब हमने उन शास्त्रों के जड़ी बूटियों के संदर्भ में बहुत कुछ जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया, उस प्रयास के अंतर्गत हमने देखा कि या तो कुछ ग्रंथ लुप्त प्राय हैं या फिर जो जानकारी है वो अधूरी है। उसके और जानकारी के लिए हमने प्रयास किया तो हमको दिखाई दिया कि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी वनस्पतियां हैं जो शास्त्रों में उल्लेखित नहीं है, जिनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, या हमारे आदिवासी, वनवासी या जनजातियों में प्रचलन में है। तो हमने उसका संग्रहण शुरू किया। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते समय हमने महसूस किया कि भारत से भी बाहर विदेशों में भी बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जिनके ऊपर लोग, जिनसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिन औषधियों का, वनस्पतियों का हमारे शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, परंतु औषधीय रूप में वो बहुत गुणकारी हैं। फिर हमारा ध्यान जब उन औषधियों की तरफ गया तो हमने विचार किया कि इन सारी वनस्पतियों को जो देश में पैदा होती हैं या विदेशों में हैं, सारी धरती में हैं, तो अनायास हमारे मन में ये बात आई कि हमको ये प्रयास करना चाहिए कि दुनिया के अंदर कितनी ऐसी वनस्पतियां हैं, ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको हम औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए जब हमने बहुत प्रयास किया तो धीरे धीरे उन वनस्पतियों का जो ज्ञान था, उनकी जो संख्या थी वो बढ़ती गई। प्रारंभ में हमको लगता था कि लगभग 10,000 वनस्पतियां होंगी जो औषधि के रूप में प्रयोग की जा सकती हैं, परंतु जब काम होता रहा, काम होते होते हमने देखा कि उनकी संख्या भी बढ़ती गई। और दुनिया में ये इस तरह की पहली घटना है
कि सारी धरती के अंदर जितने भी जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों को किस तरह से हम औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं एक जगह पर, जो प्रॉपर ढंग से, एक व्यवस्थित रूप से, एक साइंटिफिक ढंग में, जो एक व्यवस्थित रूप में जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए था, वो कार्य आज तक विश्व में नहीं हुआ। जब हमने देखा कि ये जो एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है, जो खजाना है, वह पूरी दुनिया की इधर उधर कोने में है या छोटे बड़े स्तरों पर है, समग्र और एकाग्र रूप में कहीं पर भी नहीं है, तो हमने सोचा कि इसको हमें एक जगह पर एकत्रित करके, एक जगह पर सारे ज्ञान को संग्रहित करके उसको प्रकाशन में लाना चाहिए। उसी अभियान को हमने वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में, विश्व भेषज संहिता के रूप में प्रारंभ किया। थोड़े से लोग, हमारी टीम बनी, थोड़ी टीम से हमने इस कार्य को प्रारंभ किया और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे पास लगभग हमारे बहुत ऊर्जावान, बहुत कर्मठ 100 से ज्यादा भाई बहन इस कार्य में लगे हुए हैं। विगत हम लोग 6 साल से लगभग इस कार्य को कर रहे हैं। आने वाले 3-4 सालों में यह कार्य पूर्ण होगा, हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है। और अभी लगभग हमारे पास 62,000 से ज्यादा पेड़ पौधे और वनस्पतियों का जो संग्रह है, जो औषधि के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं या प्रयोग किए जा रहे हैं, ऐसे पौधों की लिस्ट बन चुकी है। और उन पौधों की अभी हम बहुत गहन अनुसंधान, उन पौधों के संदर्भ में जितने भी उन जानकारियां हैं, जितने भी उनके प्रयोग हैं, जितने भी उस पौधों के संदर्भ में जो भी ज्ञान है, जहां भी दुनिया में बिखरा हुआ है, उसको एक जगह पर ला करके अभी हम उसको इकट्ठा करने का काम यहां पर कर रहे हैं। और ये एक बहुत बृहद और बहुत बड़ा काम है। यानी जो प्राचीन विधा है, जो परंपरागत विधा है, जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, जो मॉडर्न जितने भी रिसर्चेज हुए हैं, जितने भी जो आधुनिक विज्ञान है, उसको एक जगह पर ला करके प्राचीन विधाओं को और आधुनिक विज्ञान को एक जगह पर संग्रहित करते हुए उस संग्रह को वैश्विक स्तर पर लोगों को प्रामाणिकता के साथ पहुंचाने का यह कार्य विश्व भेषज संहिता के रूप में यहां पर श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से, उनकी शुभकामना से हम लोग कर रहे हैं। और लगभग यह कार्य हमको लगता है दूसरे ग्रंथ लिखे जा रहे हैं ना सर जी। यहाँ पर जो टीम है, जितने लोग बैठे हुए हैं, ये सब हमारी विश्व भेषज संहिता की टीम है। इसके अतिरिक्त हम अभी विश्व योग संहिता भी हम बना रहे हैं, विश्व योग कोश, उसका कार्य अन्यत्र दूसरी जगह पर हो रहा है। इसी तरह से हम जो आयुर्वेद के जो पुराने ग्रंथ हैं, पांडुलिपियां हैं, उनका जो मैन्युस्क्रिप्ट का काम है, पांडुलिपियों का पुनर्लेखन, प्रकाशन, अनुसंधान का कार्य भी, उसके लिए अलग टीम है। इस तरह से कितने ग्रंथ प्रकाशित कर चुके हैं? अभी लगभग हमारे 12 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं जो पांडुलिपि वाले हैं। और पूरे टोटल अभी हम लोग 15-20 ग्रंथ के ऊपर और काम कर रहे हैं। इस तरह से पूरा पांडुलिपियों का पुनर्लेखन, अन्वेषण, प्रकाशन एक बड़े लेवल पर वो काम चल रहा है। दूसरी ओर वहीं जो हमारी योग के संदर्भ में, योग के विषय में जो पुनर्लेखन का काम है, विश्व योग कोश का निर्माण का कार्य है, वो अलग टीम काम कर रही है। इसी तरह से विश्व भेषज संहिता का काम यहां से चल रहा है। इसी तरह से वनस्पति के ऊपर दूसरे भी जो अनुसंधान का काम और उनके जो हम पूरा पेंटिंग्स वगैरह बनाने का कार्य और उसको कैनवास पर उतारने का काम, वनस्पतियों को, पेड़ पौधों के चित्रों को, वह भी काम हम लोग कर रहे हैं। करीब 4 लाख पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, माने जो एक तरह से मनुष्य के अलावा जो चैतन्य के रूप में इस धरती पर अस्तित्व रखते हैं, ऐसे वनस्पतियों की खोज की गई। उन 4 लाख में से करीब 62,000 श्रद्धेय आचार्य ने कहा कि जिनके औषधीय गुणों की पहचान कर ली गई है, ऐसे पेड़ पौधों के संदर्भ में, जड़ी बूटियों, वनस्पतियों के संदर्भ में ये कार्य चल रहा है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। हमारे सब पूर्वजों ने बहुत गौरव है। महर्षि चक्षुष, धन्वंतरी आदि अपने पूर्वज ऋषियों का गौरव के साथ नाम दिया। लेकिन उन सब ऋषियों ने उस समय जो भी साधन थे, उस समय की जो आवश्यकताएं थी, उस तमाम इनकी पूरी टीम है। एक बहुत बड़ी सीनियर साइंटिस्ट है, कुछ जूनियर साइंटिस्ट है, और अभी दूसरा भी एक और प्रखंड है इसी का, वहां आपको ले चलते हैं। श्रद्धेय आचार्य वात्स्यन जी महाराज इस पूरे अनुष्ठान के सृष्टा शिल्पी भी हैं, और यह जो आयुर्वेद का विश्वव्यापी अभियान चल रहा है मानवता के कल्याण के लिए,
उसके थिंक टैंक भी हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, अन्वेषक हैं और एक ऋषि परंपरा के लेखक भी हैं कि ऋषियों की परंपरा के अनुरूप शास्त्रों और संहिताओं का निर्माण करना। हमें ऐसा लगता था कि शास्त्र और संहिता तो बस ये अतीत की बात हो गई है, लेकिन उन्हीं शास्त्रों को और उन संहिताओं को उन्हीं ऋषियों की परंपरा में, उन्हीं ऋषियों की ज्ञान की उच्चता के साथ, उसी दिव्यता के साथ सृजन का कार्य श्रद्धेय आचार्य श्री कर रहे हैं। इसमें ये वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके लगभग जब 10,000 पौधे हमने के ऊपर शोध कार्य करने की सोची थी। यूं तो श्रद्धेय आचार्य श्री करीब 20 वर्षों से जड़ी बूटियों पर काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 6-7 वर्षों से लगातार इस संहिता लेखन के ऊपर कार्य कर रहे हैं। ये विश्व भेषज संहिता करीब 1.5 लाख पृष्ठ की पुस्तक होगी। इसके कितने प्रखंड होंगे ये तो श्रद्धेय आचार्य श्री अभी बता पाएंगे, क्योंकि 1.5 लाख पृष्ठ की पुस्तक, इसलिए इसका नाम उस ऋषियों की परंपरा के अनुरूप है। इसमें श्लोक भी, कितने श्लोक हैं आचार्य जी इसमें? विश्व भेषज संहिता जो अभी तैयार कर रहे हैं उसमें श्लोक नहीं होंगे, उसमें पूरा सब तरह से डॉक्यूमेंटेशन का काम उसके अंदर होगा। श्लोक के लिए अलग से जड़ी बूटी का जो संहिता है वो कार्य अलग से चलेगा। करीबन हम लोग उसमें अभी 20,000 लगभग श्लोक बना चुके हैं। और पहले कितने श्लोक होंगे? पहले टोटल वनस्पतियों के ऊपर लगभग 10-12 हजार श्लोक ही उपलब्ध हैं। हम 20,000 के लगभग श्लोक बना चुके हैं। तो एक तो ये विश्व भेषज संहिता का जो कार्य, और कितने प्रखंड होंगे इसके? ये पुस्तक के रूप में आएगी, ये तो इसकी ग्लोसरी मात्र है ना, मतलब ये हमने स्टार्टिंग में ये हमने सोचा था कि ग्लोसरी हम लोग तैयार कर लेते हैं, क्योंकि वनस्पतियों के नामों को लेकर के बहुत भ्रम था और प्रामाणिक नाम नहीं थे। तो पूरी दुनिया के नामों को इकट्ठा करके हमने पहले ग्लोसरी का काम स्टार्ट किया था। लगभग 150 भाषाओं में। हाँ, ग्लोसरी हम लोगों ने करीबन इसमें 250 भाषाओं में नाम हैं। ग्लोसरी हमने करीबन 10,000 पौधों का तैयार किया था, तो 250 भाषा में करीबन तब 2-2.5 लाख नाम हमको इकट्ठा हम कर पाए थे। फिर हम काम करते रहे, तो बाद में इस ग्लोसरी के काम को पूरा हमने वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के अंदर परिवर्तित कर दिया है। अब पूरा ग्लोसरी प्लस इंसाइक्लोपीडिया सभी एक जगह पर ही हम उसको लाएंगे। तो लगभग 62,000 पौधों की चेकलिस्ट बन चुकी है और उन 62,000 पौधों की चेकलिस्ट में से जो भी हमारा काम चल रहा है उसमें लगभग 1.5 लाख पेजेस की होने की संभावना है। तो 1.5 लाख पेज में करीबन 1000 पेज की यदि एक पुस्तक भी बनती है तो लगभग 150 वॉल्यूम में वो पूरी किताब बनेगी। और ये विश्व योग कोष जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर उसका एक प्रेजेंटेशन कॉपी का विमोचन हमारे राष्ट्र के शीर्ष संतों के सानिध्य में उनके करकलमों से हुआ था, चाहे पूज्य मुरारी बापू जी हैं या और हमारे देश के सभी वरिष्ठ संत महापुरुष वीरेंद्र हेगड़े जी, पूज्य गुरुशरण जी महाराज जी, ऐसे आदरणीय श्री डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। तो ये योग विश्वकोश ये भी कितना बड़ा होगा आचार्य जी? ये योग विश्वकोश का, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून को, उससे पहले मीटिंग हुई थी, तो इस विचार को हमने वहां पर मीटिंग में ये बात हमने रखी। हमने कहा कि योग को, एक तो योग इंटरनेशनल जो योगा डे है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उससे योग को एक आयाम मिलेगा, योग को लेकर के लोगों की अभिरुचि बनेगी, परंतु उस कार्य को स्थायित्व देने के लिए कोई साहित्यिक या इस तरह का स्थायी कार्य होना चाहिए। फिर हमारे मन में यह बात आई कि ये स्थायी कार्य योग को लेकर के, समग्र योग का कोई ग्रंथ अभी तक दुनिया में नहीं है जो संपूर्ण योग की विधाओं को बताता हो। योग के अंदर जो प्रयुक्त होने वाले जो संस्कृत के जो शब्द हैं, शास्त्रों में जो लिखे हुए हैं, उन शब्दों को अर्थ सहित बताता हो, ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है। और उन शब्दों के अर्थ भी अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरह से उन परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे सत्य शब्द है, अहिंसा शब्द है, या हमने कहा कि योग शब्द है, किसी भी शब्द, ध्यान है, प्राणायाम है, इन शब्दों के जो अर्थ भी अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग तरह से अर्थ दिए हुए हैं। तो उन अर्थ को हम लोगों में, जिनको एक भी अर्थ का बोध नहीं है, पर अनेक अर्थों का बोध होना बहुत दुस्तर और कठिन कार्य है, और उनको एक जगह पर कहीं मिलता भी नहीं था। तो ये विचार करने के बाद में हमने फिर यह संकल्प लिया कि ये सारा कार्य हम करेंगे। तो अभी लगभग 1000 से ज्यादा ग्रंथों का संदर्भ लेते हुए वेद, उपनिषद, दर्शन
और पुराने अप्रकाशित ग्रंथ भी, उसमें से कतिपय कम से कम 300 350 तो लगभग पुराने ग्रंथ हैं जो अप्रकाशित हैं, आज तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। उन ग्रंथों को भी संग्रहित करके विविध तरह के पांडुलिपियों को इकट्ठा करके हमने वहां से रेफरेंसिंग का काम शुरू किया। तो सोर्स के रूप में 1000 ग्रंथ और रेफरेंसिंग के रूप में देखें तो 1 लाख से ज्यादा रेफरेंसेस उसमें होंगे, और शब्द के रूप में देखें तो करीबन 18,000 शब्द उसके अंदर होंगे। 18,000 शब्दों में से आसन, प्राणायाम, क्रियाएं, मुद्राएं, ये सभी चीजें तो होंगी ही। इसके अतिरिक्त जो यौगिक शास्त्रों में प्रयोग होने वाले सारे शब्द होंगे। ये एक विशाल और बहुत बृहद ग्रंथ बनेगा। लगभग वो 2200 या 2400 पेजों में जाकर के यह कंप्लीट होगा, और हमको विश्वास है कि इस कार्य को हम लोग अभी इसी साल 2016 में हम इसको पूरा कर पाएंगे। तो ये जो योग विश्वकोश है, वर्ल्ड योग एनसाइक्लोपीडिया, ये भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक, मौलिक और प्रामाणिक कार्य हो रहा है। और ऐसे कार्यों की अपेक्षा पतंजलि जैसे एक संस्थान से लोग रखते हैं, और उसके पीछे कारण भी यह है कि योग को लेकर के भी बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। वास्तविक, प्रामाणिक और जो मूल योग क्या है, तो ये जो पूरा ग्रंथ है वो इसी पर केंद्रित है कि जो रियल योग है, जो ऋषियों का योग है, जो योग की संस्कृति करीब 200 करोड़ वर्षों पुरानी है, उसको हम प्रामाणिक तौर पर इसमें समावेशित कर पाएंगे। और सृष्टि के आदिकाल से लेकर के अब तक, इस समय तक, वर्तमान युग तक भी, जो वर्तमान युग में, मध्यकाल में, पौराणिक काल में, वैदिक काल में, और खाली एक भारतवर्ष में नहीं, अलग अलग देशों की संस्कृतियों में, सभ्यताओं में योग, अध्यात्म और इस क्षेत्र में जितने भी कार्य हुए हैं उन सबको इसमें समावेशित किया गया है। और पतंजलि योगपीठ में जो रिसर्च का कार्य हो रहा है, डॉक्टर सरलेट एलिस हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, तो ये रिसर्च पब्लिकेशन भी, यद्यपि 1500 से 2000 के बीच इंटरनेशनल जर्नल्स में योग के रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, तो योग अपने आप में एक विज्ञान है। जो हम बार बार कहते हैं कि योग कोई मजहब नहीं, कोई मतपंथ नहीं, कोई पूजा पाठ की पद्धति मात्र नहीं है, ये एक संपूर्ण जीवन पद्धति है, संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। जीवन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, ये एक जो है जीवन का जो शाश्वत अंतिम सत्य है उसकी खोज की यात्रा है। तो बहुत से पहलू योग के, तो जो योग के रिसर्च पेपर्स हमने इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश करवाए रिसर्च करके, तो ये रिसर्च पब्लिकेशन के नाम से एक सारे जो रिसर्च पेपर्स हैं सब एक जगह पर योग के ऊपर जो रिसर्च हुए थे, जो पतंजलि योगपीठ से, पतंजलि योगपीठ ने जो इंटरनेशनल लेवल पर जो रिसर्चेज किए हैं, उनके रिसर्च जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे, वो रिसर्च जनरल के जो पेपर्स हैं, ये सारे को एक जगह दिया गया है। करीबन 125 ये रिसर्च आर्टिकल ये हम लोगों ने पब्लिश कराया। अपना सबसे पुराना ट्रस्ट 5 जनवरी 1995 को जो बना दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट के द्वारा उस चैरिटेबल कार्यों के लिए और चैरिटी की भावना से जो संचालित दिव्य फार्मेसी है, उसके पीछे की पृष्ठभूमि थोड़ा सा आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि मात्र दवा बनाना और बेचना हमारा मकसद नहीं, ऋषियों की परंपरा को बनाए रखना और लोगों की जिंदगी बचाना हमारा मकसद है। दवाई या कमाई हमारा मकसद नहीं, भलाई मकसद है, उससे लोगों का भला हो। और इसीलिए यदि बाजार में मोती पिष्टी 300 रुपए की मिलती है, तो दिव्य फार्मेसी की ओर से ये 30 रुपए की मिलती है। यदि बाजार में त्रिफला चूर्ण यदि 50-60 रुपए का मिलता है, तो 15-20 रुपए का मिलेगा आपको दिव्य फार्मेसी का। मकसद मैंने कहा लोगों को, क्योंकि कोई आदमी शौक से तो कोई औषधि लेता नहीं, बीमार व्यक्ति औषधि लेता है तो उसको सही औषधि मिले, और उसके पीछे पूरी वैज्ञानिक परंपरा हो। तो उसके लिए जो आयुर्वेद के प्रामाणिक ग्रंथ हैं उनके भी लेखन का कार्य चल रहा है। और जो अप्रकाशित ग्रंथ हैं, कि जो श्रद्धाचार्य जी बता रहे थे कि कई अप्रकाशित ग्रंथ, चाहे योग शतक, वैद्य वल्लभ, और ये सिद्धसार संहिता, योग शतम, इसमें आचार्य जी योग और आयुर्वेद दोनों है? नहीं, योग शतम इसलिए इसका नाम, ये अमित प्रभा ये इसके लेखक थे, और ये करीबन 1400 साल पुराना ग्रंथ है। इसकी जो पुस्तक की जो प्रसिद्धि है वो तिब्बत में, चीन में बहुत ज्यादा है, और
तिब्बतियन पद्धति में इसके आधार पर बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, औषधियां बनाते हैं, औषधियां बनाया जाता है। और कई और नाम योग शतम, योग इसके अंदर जो है 100 योगों का वर्णन है। आयुर्वेद के 100 योग, जो योग का मतलब नुस्खे, योग मतलब फार्मूले, तो 100 फार्मूले का ये वर्णन है, इसीलिए इसका नाम योग शतम रखा गया है। और इसके विषय में ये माना जाता है कि योग शत की जो मूल लेखक थे, कई लोग ऐसा मानते हैं कि इसके नाम वररुचि या नागार्जुन ने इसको लिखा था। हालांकि हमने बहुत जब गहन अध्ययन किया इसका पूरा इतिहास के संदर्भ में, तो हमको ये निकल करके आया कि नागार्जुन ने जो तिब्बतियन भाषा में प्रकाशित हुआ है उधर प्रचारित करने में उनका बड़ा योगदान था। नागार्जुन ने अपने 10-15 श्लोक इसमें और बढ़ा दिए थे। बाकी जो है मूल जो लेखक थे वो अमित प्रभ थे, क्योंकि अमित प्रभ इसको कई जगह पर अमित प्रभियम के नाम से भी ये उपलब्ध होता है। प्राचीन काल में उसके पूरे इतिहास को हमने देखा तो ये जो है करीबन आज से 1400 साल पूरा पहले लिखी गई थी, और अभी ये अप्रकाशित था, कहीं पर भी ये दुर्लभ ग्रंथ था। तो हमने इसको बहुत सारी जगहों से, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग संस्थानों से इसकी जो पांडुलिपियां हैं, इस तरह से अलग अलग पांडुलिपियों को इकट्ठा करके फिर उसको सारे पांडुलिपियों को मिला करके भाषा को परिष्कृत करके उसको फिर हिंदी में ट्रांसलेशन करके ये प्रकाशित किया है। भी आचार्य जी कितनी होंगी अपने पास? तो इसी तरह की जो पांडुलिपियां हैं, मैं कुछ पांडुलिपियां मैंने यहाँ रखी है देखने के लिए। ये अलग अलग पांडुलिपियां बहुत दुर्लभ हैं, बहुत पुराने हैं, कई सारे बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं। तो इस तरह से ये जो पांडुलिपियां हैं हमारे पास आज लगभग जो पुस्तक के रूप में जो पांडुलिपियां हैं, क्योंकि कई सारे लोग हम लोगों ने डिजिटल फॉर्म में कई जगह से हमने मंगाया है, तो ये डिजिटल फॉर्म में जो इकट्ठा किया है वो हमारे पास 4-5 लाख पेज से ज्यादा की पांडुलिपियां हैं। और जो हार्ड कॉपी के रूप में जो पांडुलिपियां हैं उसकी भी अभी हमारे पास हजारों किताबें पांडुलिपियों की यहाँ पर हैं। और हमको पता चलता है कि देश में कहीं पर भी किसी के पास भी पांडुलिपि है तो हम प्रयास करते हैं कि वो ओरिजिनल पांडुलिपि भले ही ना दें, उसकी डिजिटल कॉपी या उसका स्कैन करके एक कॉपी हमको दे दें, जिससे कि हम लोग काम कर सकें। तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसी तरह से जैसे मैंने योग शतम बताया, ये जो सिद्धसार संहिता है ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है प्राचीन काल का। ये भी लगभग 1400 वर्ष पुराना यह ग्रंथ है। ये रविगुप्त के द्वारा ये लिखी गई थी। और इसमें जितने भी हमारे प्राचीन जो आयुर्वेद के संहिता है उन सारे संहिताओं को सार रूप में पूरी जो चिकित्सा के रूप में, कि इसको यदि कोई पढ़ लेगा आदमी, जो यदि आयुर्वेदिक परंपरा में, आयुर्वेदिक चिकित्सा में थोड़े समय में आयुर्वेद की जो बेसिक चीजों को जानना चाहता है तो ये उसके लिए बहुत अद्भुत ग्रंथ है। तो सिद्धसार संहिता का नाम आयुर्वेद में बहुत जगह पर आता तो है, परंतु संदर्भ के रूप में कभी किसी ने इस ग्रंथ को नहीं देखा, कभी किसी को ये नहीं पता चला कि ये है क्या। तो ये पहली बार ये भी हमने प्रकाशित कर दिया है। तो ये बहुत कठिन और दुर्लभ कार्य होता है। जो शास्त्रीय औषधियां हैं उनमें आचार्य जी इसी का संदर्भ ज्यादा होता है। हाँ, ये इसके लिए ये ग्रंथ है। ये जैसे योग रत्न समुच्चय, योग रत्न समुच्चय ये अपने आप में ये चंद्रट्ट के द्वारा लिखित है। ये करीबन 1100 वर्ष पुरानी पुस्तक है ये आयुर्वेदिक चिकित्सा की। इसके अंदर सारे जितने भी जो आयुर्वेद के हमारे जो नुस्खे हैं, जो आज भी जो प्रयोग किए जाते हैं, ज्यादातर जो दवाइयां बनाई जाती हैं, सारी दवाइयों का सारे उस समय पर 1100 साल से पहले। और मजेदार बात यह कि इसमें जितने भी ग्रंथों का इन्होंने प्रयोग किया है उन नुस्खों को लेने में, आज मॉडर्न जमाने में लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग रेफरेंसिंग के साथ किताबें लिखते हैं, रिसर्च के साथ लिखते हैं। तो 1100 साल पहले आयुर्वेद के अंदर में जिस भी ग्रंथ का, जिस भी ग्रंथकार का उन्होंने कोई भी नुस्खा लिया ससंदर्भ कि इस व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ इस ग्रंथ का इस प्रकरण से मैंने इस फार्मूले को लिया है, इस तरह से उन्होंने रेफरेंस के साथ में चंद्रट्ट जी ने वो सारे रेफरेंसिंग की हुई है। और मजेदार बात है कि जो 70-80 ग्रंथों का जो इन्होंने वर्णन किया है उनमें से करीबन 40-45 ग्रंथ अभी दुर्लभ हैं। वो ग्रंथ पता नहीं वो कहाँ हैं, अभी अप्राप्य ग्रंथ हैं। तो इस तरह से इस पुस्तक के माध्यम से उन पुस्तकों की जो दिव्यताएं थी वो भी रक्षित हो गए। इसके अंदर घृत अधिकार, तेल अधिकार, चूर्ण अधिकार, गुटिका अधिकार, अवलेह अधिकार, इस तरह से जो है पंचकर्माधिकार, कल्पाधिकार, ये सब तरह से जितने भी आयुर्वेद के हिसाब से औषधियों की परंपरा है। एक शास्त्रीय योग जिसको जैसे कहते हैं कि अभिपत्तिकरण चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, ऐसे बहुत प्रकार के चूर्ण हैं। एकल औषधि के भी चूर्ण होते हैं, आंवला चूर्ण है, अश्वगंधा शतावत चूर्ण है, फिर वटियां हैं, आरोग्यवर्धन वटी, चंद्रप्रभा वटी, ऐसे बहुत प्रकार की वटियां होती हैं, गुग्गल होते हैं, तेल होते हैं, पाक होते हैं, अवलेह होते हैं, भस्म होते हैं, रस रसायन होते हैं। तो आयुर्वेद में एक तो हम भी अपने जगह फार्मेसी से औषधियां बनाते हैं, उसमें एक शास्त्रीय औषधि है
जो हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से हमारे पूर्वज ऋषि मुनि प्रयोग करते आए। दूसरे, इस समय युग में जो अलग अलग प्रकार के परिस्थितियों में अलग अलग कारणों से जो रोग पैदा हो रहे हैं, तो उसके अनुरूप औषधियों की खोज करना, उसको हम पेटेंट औषधि बोलते हैं। तो आयुर्वेद में भी इस तरह के 2 तरह की औषधियों का रजिस्ट्रेशन भी होता है सरकार के द्वारा। ये एक लीगल एस्पेक्ट भी है और ये उसका मैंने व्यवहारिक स्वरूप भी आपसे कहा। तो क्योंकि दिव्य फार्मेसी भी में हम पेटेंट औषधियां भी बनाते हैं, मधुनाशिनी, मुक्तावटी, हृदयामृत, कायाकल्पवटी, ऐसे मेदोहरवटी, बहुत सी औषधियां हैं जो पेटेंट औषधि के रूप में हैं और बहुत सी शास्त्रीय औषधि के रूप में है। तो शास्त्रों में जिस तरह से अपने पूर्वज ऋषियों ने औषधियों के बारे में लिखा, उसी पद्धति से, उसी प्रक्रिया से और उसी मात्रा में उन औषधियों को लेकर के पूरी प्रामाणिकता, पवित्रता, सात्विकता के साथ, वैज्ञानिकता के साथ उन औषधियों के निर्माण का कार्य चल रहा है। इसी तरह से मैंने कहा, ये आयुर्वेद का बेस क्या है, आधार क्या? महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी और उसके जो मूल ग्रंथ हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये अष्टांग हृदयम, निघंटु, बहुत तरह के निघंटु भी तो अपनी तरफ से प्रकाशित हुए आचार्य जी। निघंटु में भी अभी हम लोग इसके अंदर है ये सुषण निघंटु करके आयुर्वेद महोदधि, ये बहुत पुराना ग्रंथ है। ये सुषण देव थे, कई लोग इसको जो सुषण वैद्य, जो रावण के वैद्य थे, उनके रचना मानते हैं। वो सुषण वैद्य की रचित रचना नहीं है ये सुषण देव एक बहुत प्रसिद्ध एक आयुर्वेद के आचार्य हुए हैं, उनके द्वारा रचित ग्रंथ है। इसी तरह से अभी हमारे यहाँ हम चंद्र निघंटु को भी शीघ्र प्रकाशित करने वाले हैं, 5-10 दिन के अंदर वो हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है हर मेखला करके, वो बहुत ही दुर्लभ और प्राचीन ग्रंथ है। कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा खंड खंड में प्रकाशित हुआ है, पूरी तरह से आज तक कहीं प्रकाशित नहीं हुआ। पहली बार वो 7 खंड है उसके अंदर, हर मेखला के अंदर, तो 7 पूरा उसके जो उसके साथ में संपूर्ण रूप से हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं। अष्टांग हृदय में ये अष्टांग हृदय में तो हमने ये पहले से प्रकाशित ग्रंथ है, आयुर्वेद का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, परंतु जैसे बच्चों के पढ़ाने के हिसाब से, उनके कोर्स के हिसाब से बहुत जरूरी था कि हमको उसमें थोड़ा सूत्र स्थान का हमने अन्वय, शब्दार्थ, भावार्थ, विमर्श, ये सब डाल करके बच्चों के लिए उपयोगी हो। और जो बीएमएस कर रहे हैं बच्चे, आयुर्वेद के जो स्नातक बनने जा रहे हैं, उनके हिसाब से इसको हमने बहुत सरल भाषा में इसको हमने व्याख्या किया है। फूड साइंस के लिए भी भोजन कुतूहलम, और अभी एक और भी तो आ रहा है आचार्य, सुरुचि। एक हम आहार रोचन करके इस तरह की प्राचीन शैली में श्लोकबद्ध करके जितने भी जो मसाले हैं या जैसे व्यंजनों में जो डाला जाता है, उन सब के लिए आहार रोचन करके एक पुस्तक है, वो भी अभी प्रकाशित होकर के आने वाली है। और ये और क्या रखा है आचार्य जी? ये सब पांडुलिपियां हैं, इसमें अलग अलग जैसे इस तरह से रखे हुए। ये एक छोटा सा संदर्भ आपको बताया। इस तरह से बहुत से वैज्ञानिक श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के सानिध्य में इस कार्य में लगे हुए हैं। हमारे आचार्यों की, ऋषियों की परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने उन पूर्वज आचार्यों की, ऋषियों की, मुनियों की परंपरा को प्राचीनता और आधुनिकता के संगम के साथ पतंजलि योगपीठ आगे बढ़ा रहा है। जड़ी बूटियों पर प्रामाणिक कार्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में हमारे भाई राजेश जी, हमारे अनुपम जी, ये जो हमारे सीनियर साइंटिस्ट हैं, ये कर रहे हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि जड़ी बूटियों पर अध्ययन, शोध, अनुसंधान और फिर उसके प्रकाशन के ऊपर बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। अलग अलग ग्रंथों के प्रकाशन का कार्य चल रहा है। उसमें जैसे कि हमने आपको कहा कि करीब 100 से अधिक हमारे साइंटिस्ट इस पर प्रामाणिकता के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ भी जो हमारे ज्यादातर हमारे अनुपम जी को छोड़ करके कुछ 2-4 हमारे कुछ थोड़े बहुत ऐसे हैं, वो भी उनको बुजुर्ग तो नहीं कह सकते, लेकिन जो है कुछ वरिष्ठों के सानिध्य में ज्यादातर यंगस्टर्स हैं जो बहुत कार्य कर रहे हैं। और अभी 2 कार्य यहाँ अभी इस समय प्रमुखता से चल रहे हैं। क्या क्या अनुपम जी? ये सर प्लांट फैमिलीज ऑफ द वर्ल्ड है। विश्व भर में जितने भी पौधों के कुल पाए जाते हैं,
जैसे मनुष्य के कुल होते हैं, खानदान होते हैं, वंश होते हैं, ऐसे ही जड़ी बूटियों के भी वंश हैं, कुल हैं। उनका वर्ग तो प्लांट फैमिली ऑफ द वर्ल्ड, तो ये जो पूरा अभी तो उसका खाली एक कवर पेज इन्होंने तैयार किया है, और इसके ऊपर कितने तरह के कुल 652 कुल हैं। उसमें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म चारों क्लास के पौधे आते हैं। उनका डिटेल वर्णन किया गया है, और उसमें कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, उनका जीनस कौन सा है, ये सारा उसका वर्गीकरण है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, विश्व में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसका। एक चीज तो इसमें लेकिन है ना कि ये जो बॉटनिकल नेम है, जी। ये सब कौन सी भाषा में है? ये लैटिन में है। लैटिन में है। और और मूल जो है, जो आयुर्वेद का मूल है वो संस्कृत है, जी। तो लैटिन से इसको संस्कृत में लाने के लिए क्या कर रहे हमने हैं? इसमें फोनेटिक भी दे रहे हैं, और उन शब्दों का संस्कृत में अनुवाद किया गया है, और उन शब्दों को, संस्कृत शब्दों को हम यहाँ पे फोनेटिक्स में लिख रहे हैं, जिससे विश्व भर में लोग उन संस्कृत जो उसके सिनोनिम हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, उनको भी समझ सकेंगे, और उसको भारत में और विश्व में संस्कृत भाषा भी फैलेगी, और उसका लोग ज़्यादा अर्थ समझ पाएंगे। और इसमें हम चित्र भी दे रहे हैं, उनके लाइन डायग्राम भी दे रहे हैं, कि जिससे लोगों को पहचान करने में इन वनस्पतियों की सुविधा होगी। आपने कोई कंप्यूटर पर भी कहीं रखा हुआ है इसका पूरा डेटा? जी जी, दिखाएंगे? हाँ डॉक्टर देखिए। क्या नाम है? डॉक्टर उदय भानु प्रजापति। जी उदय भाना जी, क्या क्या डेटा है जरा दिखाइए। हमारे पास स्वामी जी 3 तरह के कार्य हैं। एक पहला एंटोलॉजी का हम लोग काम करते हैं, जिसमें बेसिकली पौधे के नामकरण से संबंधित सारे काम होते हैं। दूसरा है लाइन डायग्राम का, जिसमें जितने स्केचेज होते हैं उनके बारे में हम लोग वेरीफाई करते हैं। और तीसरा प्लांट फैमिली, जैसा कि सर ने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास 652 कुल हैं, जिनके सारे डाटा हम लोग इस तरह अरेंज करते हैं। जैसे ये है आपका प्लांट फैमिली ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 ग्रुप है, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स। एंजियोस्पर्म के अंदर एक करीब पूरे टोटल आपके ये सारा लाइन डायग्राम का पूरा फोल्डर में, जैसे ये है आपका, हम लोग डायग्राम नेट के थ्रू सर्च करके इसको भेजते हैं। अपने एक पेंटर है दिल्ली का, पूरा ग्रुप है, वो उसको ड्रा करते हैं। उसके बाद जब वो ड्रा करके भेज देते हैं, तो फिर हम अपने इस सॉफ्टवेयर के थ्रू इस फाइल में इंटर करते हैं, और हैंड रिटन करेक्शन करते हैं थ्रू दिस वे। जैसे कोई चीज़ होती है, यहाँ में कोई करेक्शन करना होता है, तो हम जाकर उनको, जैसे यहाँ पे साइज हमें थोड़ी छोटी चाहिए थी, या इसका शेडिंग चाहिए थी लीव की, तो हम उनको हिंट करके फिर ये ऑनलाइन ही भेज देते हैं। इससे हमारा समय भी बचता है और क्विकली काम भी हो जाता है। इस तरह से काफ़ी डायग्राम करीब करीब उसकी जो वनस्पति में वर्णन है, जिस तरह से उसका सही डायग्राम बने, ये जो फूल कैसा है, उसके केसर कैसे हैं, स्त्री केसर कैसा है, इनके रियल फोटोग्राफ भी होंगे? हाँ, रियल फोटोग्राफ भी दिखाइए जरा। का करेक्शन होता है। जैसे अभी इस पुस्तक में स्वामी जी हम लोग लाइन डायग्राम दे रहे हैं, ये रियल डायग्राम का भी आपका होता है, और एक बोटनी में लाइन डायग्राम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और एक है, जैसे हम उनको एक सैंपल देते हैं इतने सारे डायग्रामों के, जो रियल डायग्राम होते हैं, थ्रू नेट या थ्रू फील्ड से अपने इसके दिखाइए जरा। हाँ, अब जैसे ये कोरस कैलमस है, बच प्लांट होता है, एकोरेसी फैमिली का, बहुत इंपॉर्टेंट आयुर्वेद में इसका उपयोग होता है। तो इसका हमने डिफरेंट डायग्राम उस पेंटिंग को, जो हमारे डायग्राम स्केच करते हैं, उनको हम दे देते हैं। फिर वो हमें उसके बेसिस पे इस टाइप का डायग्राम ड्रा करके हमारे पास भेज देते हैं दोबारा। एक जगह कहीं फोटो का कलेक्शन नहीं कर रखा? स्वामी जी इसमें हर फैमिली का अलग 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 वो वैसे हमें कंपाइलेशन करने में आसानी हो जाती है। वो जो आर्टिस्ट को देते हैं तो अलग अलग देते हैं, जिससे वो मिक्स ना हो। नहीं, तो आप लोगों ने कहीं एक जगह नहीं रखा था उनको अलग अलग तर करके? इस तरह से नहीं है, अलग अलग उनको भेजते भी फोल्डर बना के। वैसे ही ये बच का है, जैसे लैटिन शब्द हैं, तो उनकी विश्व भर की भाषाओं से अलग अलग शब्दों को लेके उन्होंने ओरिजिन बनाई। उसमें करीब 700 शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से ओरिजिन हुआ है। जैसे एक एडाथोडा वसाका होता है, तो वसा होता है आयुर्वेद में, तो वसा का उन्होंने लैटिनाइज वसाका कर दिया। तो इस तरह से शब्दों की ओरिजिन कहाँ से हुई, व्युत्पत्ति कहाँ से हुई शब्द की, वो हम लोग कर रहे हैं। उसमें 17,000 वंश नाम है, जीनस के नाम है, और 1,42,000 स्पीशीज़ के नाम, प्रजातियों के नाम हैं, जो कि लैटिनाइज शब्द हैं। तो उनके हम लोग अलग अलग जो वर्णन किया गया है डिफरेंट फ्लोरा में, विश्व के फ्लोरा में,
उससे सर्च करके उन नामों को हम लोग एक जगह एकत्रित कर रहे हैं। एक खास बात ये और भी नहीं है। यूनिक पतंजलि का पहला ग्रंथ होगा जिसमें विश्व भर के सारे पौधों का नामों का ओरिजिन नाम जो है, ओरिजिन ऑफ नेम्स, करीब करीब हम लोगों ने 1,42,426 ऐसे शब्द ढूंढे हैं जिनके नाम पर ढूंढते तो हमें ये मिला है कि बहुत सारे नाम कुछ आर्टिस्टों पे और कुछ तो नौकरों के नाम पर रख दिए गए हैं, कुछ किसी प्लेस के नाम पर रखे गए वैज्ञानिकों के हैं नाम पे, जिनका उनके प्लांट ऑनर के में, गुण उनके धर्म से सम्मान कोई में। संबंध ही नहीं है। तो हमारी आयुर्वेद की जो नामकरण की प्रक्रिया है वो गुणों पर आधारित है। हाँ, उसके विज्ञान पर आधारित है। प्लांट से मैच करके जैसे अपने ऋषियों की परंपरा रही है गुणों के आधार पर, उसी तरह से इसकी पुनर्रचना कर रहे हैं। तो बहुत ही ये गंभीर कार्य है और उसको बहुत ही प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता के साथ हमारे पतंजलि के ये सभी साइंटिस्ट करने में लगे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक और नया ग्रंथ श्रद्धाचार्य श्री के मार्गदर्शन में भाई राजेश जी इधर उसके कार्य में लगे हुए हैं। सौमित्रेय वनस्पति कोश, जिसमें 915 औषधीय पौधे हैं। उनके जो 15,000 से अधिक उनके संस्कृत नाम हो जाते हैं, उनका पूरा यहाँ पर एक संकलन का कार्य है। संस्कृत में जो जड़ी बूटियों के वनस्पतियों के जो नाम हैं, उनके गुणों के आधार पर, उनके मूल के आधार पर, पत्र के आधार पर, पुष्प के आधार पर, फल के आधार पर, उनकी आयु के आधार पर, उनके प्रभाव के आधार पर अलग अलग प्रकार से, माने वो किसी बात का प्रतिनिधित्व करते हैं किसी न किसी रूप में। तो उसके साथ उनका कोरिलेशन है। जैसे किसी बताया कि अभी आपने सुना कि किसी डॉक्टर के नाम पर, वैज्ञानिक के नाम पर, किसी नौकर के नाम पर, किसी स्थान के नाम पर उनका नाम नहीं रखा गया। वो ऋषियों की एक बहुत ही ऊंची परंपरा थी। ऋषि हमारे बहुत दार्शनिक होते थे, उनकी प्रज्ञा मेधा का स्तर बहुत ऊंचा होता था। तो उन्हीं ऋषियों की परंपरा को यहाँ पतंजलि योगपीठ में विभिन्न प्रकार से हमारे ये सभी वैज्ञानिक आगे बढ़ा रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। भगवान और भगवान का विधान, भगवान का ज्ञान, इस सृष्टि का संविधान वेद है। तो वेद ईश्वरीय ज्ञान है और सब विद्याओं का मूल वेद है। तो आयुर्वेद का भी मूल वेद ही है। चाहे उच्चारक, सुश्रुत, निघंटु आदि अलग अलग संहिताओं में हमें आयुर्वेद मिलता है। तो जड़ी बूटियों के वर्णन से लेकर के रोग और रोगों के उपचार से लेकर के मूल जो विद्या है आयुर्वेद की, चाहे वो योग विद्या है, चाहे आयुर्वेद की विद्या है, या हमारे जीवन विद्या है, ज्ञान विज्ञान की तमाम परंपराएं हमारे वेदों पर आधारित हैं। डॉक्टर अमित जी ये वेदों में जो आयुर्वेद है उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं और उसका संकलन करने में लगे हैं। कितने अलग अलग औषधियां चारों वेदों में से अभी तक मिली है? 325 औषधियों का नाम। तो 325 औषधियों का नाम और कुछ के प्रभाव, कुछ का केवल नाम अलग अलग संदर्भों में उसका प्रयोग किया गया है और कुछ के प्रभाव भी साथ में कहे गए हैं। तो जैसे हम ये तो कहते हैं आयुर्वेद, आयुर्वेद में जो वेद है वो इसी बात का प्रतीक है कि ये वेदों की विद्या आयुर्वेद है। ऐसे ही जो योग विद्या है इसका भी मूल वेद में ही है। तो अलग अलग प्रकार की जो औषधियों पर अलग अलग भाष्यकारों ने उसके बारे में कुछ लिखा है या और उसमें नया क्या किया जा सकता है, उन शब्दों की व्याख्या और उन औषधियों के फिर आयुर्वेद शास्त्र में किस तरह से वर्णन किए गए, उनके क्या उपयोग है, उसका पूरा संदर्भ के साथ लेखन कर रहे हैं। योग विश्व कोश, जिसकी एक प्रेजेंटेशन कॉपी का तो लोकार्पण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हुआ ही था। ये करीब 1500 से 3000 पृष्ठ का बहुत बड़ा ग्रंथ बन रहा है और इस ऐतिहासिक, प्रामाणिक और गौरवपूर्ण कार्य के लिए श्रद्धाचार्य भाषण जी के मार्गदर्शन में हमारे आचार्य महेशानंद विद्यालंकार जी और हमारे श्रद्धेय आचार्य जी चंद्रदत्त जी और इनके साथ एक बहुत बड़ी टीम है
क्योंकि इसमें करीब 1000 से ज्यादा ग्रंथों का संदर्भ लिया गया है। कुछ ग्रंथ तो इनके हमारे आचार्य गणों की टेबल पर ही रहते हैं, बाकी यहां जो इनकी अलमारियां हैं वो भी सब ग्रंथों से ही भरी पड़ी हैं। तो ये कुछ ग्रंथ इधर एक प्रकोष्ठ में हैं। ऐसे तो करीब 1 लाख पुस्तकों की लाइब्रेरी है पतंजलि योगपीठ में, लेकिन क्योंकि इनको प्रतिदिन यहां कार्य करना है और जो है इसलिए ये पुस्तकें यहां अलग अलग ढंग से यहां पर रखी हुई हैं। इन्होंने अलमारी के ऊपर चित्र भी अपने प्रेरणा पुरुषों के लगाए हुए हैं, जिससे कि चित्र भी अच्छे दिखते रहे, जिससे कि हमारा चरित्र उन्नत हो। हमारे सभी महापुरुष इसमें काम करने में लगे हुए हैं। यहां पर भी जितनी भी पुस्तकें हैं सामने अलग, जैसे जैन है, बौद्ध है, अलग अलग जो पौराणिक परंपराएं हैं, वैदिक परंपराएं हैं, उन सब के संदर्भ इस योग विश्वकोश में लिए गए हैं। इधर यहां पर बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, अलग अलग उपनिषद, वेद, वैदिक दर्शन, पूरा वैदिक साहित्य, फिर ये पौराणिक साहित्य है पूरा, फिर ये इसमें अलग अलग प्रकार की जो पांडुलिपियां हैं, करीब कितनी कुल पुस्तकें होंगी? करीब 2000 पुस्तकें यहां पर हैं, जिनके संदर्भ लेकर के यह योग विश्वकोश तैयार किया जा रहा है। योग विश्वकोश में जैसे कोई भी एक शब्द ले लिया, उस शब्द के संदर्भ में शास्त्रों में क्या क्या लिखा है, क्या क्या के बारे में अर्थ किया है। माने जैसे एक शब्द है योग, एक शब्द है ध्यान, एक शब्द है समाधि, अहिंसा, सत्य, तो इस समाधि का तात्पर्य क्या है, योग से तात्पर्य क्या है, अहिंसा से तात्पर्य क्या है, तो सारे ग्रंथों का संदर्भ लेकर के एक इस तरह से अलग अलग शब्दों की सूची तैयार की है। जैसे योग के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में आम लोगों को तो बोध है नहीं, विद्वान भी कई बार उसमें भ्रांति के शिकार हो जाते हैं। तो कोई भी, चाहे अकल्पिता है, अक्रम ज्ञान है, अक्लिष्ट है, अक्ष है, अंगमेज, ये तो थोड़े से कुछ शब्द यहां इस तरह से, अतीत है, अनागत है। तो अब अनुमान इतना बड़ा शब्द है ये कि अनुमान प्रमाण हमारे वैदिक साहित्य में सबसे बड़ा प्रमाण है जिससे हम सत्य का ज्ञान करते हैं। तो अनुमान प्रमाण के बारे में वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, अलग अलग हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में क्या क्या कहा गया है, ऐसे करीब 20,000 शब्द हो जाएंगे। तो योग के सिद्धांत, साधना, उनकी व्यवहारिक प्रक्रियाएं, योग की दार्शनिक आध्यात्मिक परंपराएं, जो पराविद्या अपराविद्या है उसका मूल तो योग ही है। तो इस योग विद्या को जानने से परा अपरा विद्याओं को जान लेंगे। तो इसमें हमारे बहुत से भाई यहां पर कार्य कर रहे हैं। अभी हम मध्याह्न अवकाश के समय इसलिए आए कि हम जो है अच्छे से अनुभव कर सके। तो इन सबको संदर्भ ग्रंथों के साथ यहां पर ये लेखन का कार्य कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा ये ऐतिहासिक कार्य है। दूसरी तरफ जो है सब लोगों की रुचि का कार्य चल रहा है। तो ये स्नेहा बेटी बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से, इनके करीब 350 पुस्तकें तो इन्हीं की इस अलमारी में रखी हुई हैं। कुछ पुस्तकें इनके टेबल पर रखी हुई हैं, कुछ इनके दिमाग में है। तो करीब कितने व्यंजनों के ऊपर अभी तक आप लोग लिख चुके हैं? 10,000 की रेसिपी हम लोग लिख चुके हैं अभी तक। 10,000? जी, वो भी शाकाहारी व्यंजन हाँ, सेलेक्ट किए हैं। जो है रेसिपी तो बहुत तरह की हो सकती है, तो उनमें ये भोजन भट्टों के लिए अच्छी संहिता होगी। आहार संहिता क्या नाम रखा? जी, इसको भोजन संहिता, भोजन संहिता, वर्ल्ड फूड इंसाइक्लोपीडिया का भी निर्माण हो रहा है। तो मुझे लगता है जो भोजन में बहुत रुचि रखते हैं उनके लिए ये एक अच्छा संकलन होगा। वैसे तो सारी कृति भगवान की है कि हम जो कुछ भगवान ने बनाया है विवेक पूर्वक उसका उपभोग करें, त्याग पूर्वक उसका उपभोग करें। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृदय कस्य सिद्धनम। यहां खाने का विरोध नहीं है, हाँ मांसाहार ना करें जिससे किसी को हिंसा हो, और अति आहार ना करें। सात्विक आहार, भगवान ने तो सारी सृष्टि सुख से भरी हुई है, तो हम भगवान की इस प्रकृति का सुख लें, लेकिन संयम और विवेक के साथ। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी खाइए, अपने मासूम बच्चों और परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। ये स्लोगन आज पूरे देश में गूंज रहा है और हर एक जागरूक माता पिता अपने
होनहार संतानों को, गर्भवती महिलाओं को, बीमार लोगों को, बड़े बुजुर्गों को कोई भी ऐसी चीज नहीं देना चाहते जिससे उनके जिस्म में मिलावट का जहर घुल जाए। आज वायु प्रदूषण इतना ज्यादा है, उसी से लोगों को फेफड़ों का कैंसर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। पानी प्रदूषित है, मिट्टी प्रदूषित हो गई है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स डाल डालकर कुछ फैक्ट्रियों ने गंदा पानी भी जमीन में भर दिया है, धरती माता की कोख को भी विषैला कर दिया है। एयर, वाटर, सोयल, और उस सोयल पर, जमीन पर जो शाक सब्जियां, फल बोए जाते हैं वो विषैले हो गए। गाय भैंस जिस घास को खा करके हमें दूध देते हैं, वो घास जहर से उगाई जाती है, उस घास में भी केमिकल्स डाले जाते हैं। आखिर हम बचें तो कैसे बचें? इसलिए चाहे दूध हो, चाहे घी हो, चाहे तेल हो, मसाले हो, घर में आने वाला आटा हो, दाल हो, बेसन हो, दवा हो, कोई भी ऐसी चीज जिसमें एडल्टेशन, मिलावट होने का डर रहता है, उससे सब लोग बचना चाहते हैं। और इसीलिए आज देश के लोगों की पहली चॉइस बना है पतंजलि। चाहे वो आयुर्वेदिक दवा की बात हो, चाहे खाने पीने की चीजों की बात हो, आटा, दाल, चावल, नमक से लेकर के कॉर्नफ्लेक्स, मूसली, चौको, घी, तेल और मसाले, खाने पीने की सारी चीजें यदि पतंजलि की मिलती हैं तो लोग दूसरों की नहीं लेना चाहते। कारण क्या है कि पतंजलि की तरफ से जो आटा भी दिया जा रहा है, एक तो उस पर ब्रांड पूरा है। पहले लोगों को सफेद रोटी खाने की आदत पड़ गई थी, अब लोग भूरे रंग के जो नेचुरल आटा है उसकी रोटी खाने लगे। उनको पता लगा है कि वास्तव में आटा होता क्या है। गांव के लोगों को तो पता था, लेकिन शहर के लोग जो है वो प्रदर्शन के चक्कर में, माने रोटी सफेद सफेद दिखे, उसमें ताकत है या नहीं, वह हमारे लिए आरोग्य देती है या नहीं, इसको भूल गए थे। दरअसल असली आटे का स्वाद क्या होता है, उसका रंग क्या होता है, यही भूल गए थे। असली घी की सुगंध क्या होती है, उसका स्वाद क्या होता है और उसकी ताकत क्या होता है, यही लोगों को नहीं पता था। खैर, आज नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, नेचुरल फूड हो, नेचुरल कॉस्मेटिक हो, उसमें पहली चॉइस पतंजलि बना है। और इसीलिए हम पतंजलि के विभिन्न प्रकल्पों को आपको भीतर तक दिखा रहे हैं। नहीं तो जहां दवाइयां बनती हैं, जहां फूड प्रोसेसिंग होती है और जहां कॉस्मेटिक्स तैयार होते हैं, यदि आप देख लें तो उनका इस्तेमाल करना बंद कर दें। इस तरह की हालत होती है जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं उनकी। लेकिन हमने इस रहस्य के पर्दे को हटाया है। आज तक कोई भी एमएनसी विदेशी कंपनी ऐसी नहीं जिसने अपनी कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट देश के लोगों को दिखाई हो। हम ये जो सेवा के तमाम कार्य चल रहे हैं यहां, आज योगग्राम में हजारों लोगों का उपचार हो रहा है। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा वहां पर लागत लगी है। 1 कौड़ी हम वहां से कमाई नहीं करते। आज 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा पतंजलि योगपीठ फेज 1, पतंजलि योगपीठ फेज 2, वाल्मीकि आश्रम से लेकर के आपदा पीड़ित जो बच्चे थे उत्तराखंड के, उनके लिए पतंजलि सेवाश्रम मूल्या में यहां देवाप्रयाग के ऊपर बनाने से लेकर के भारत, नेपाल, यूके, यूएसए, पूरी दुनिया में जो पतंजलि की सेवा कार्य चल रहे हैं 5 ट्रस्टों के द्वारा और हमारे 3 इंटरनेशनल ट्रस्टों के द्वारा, 5 संगठनों के द्वारा, उसमें पतंजलि ने आज तक हजारों करोड़ रुपए खर्च किए।
ये कमाई के लिए काम नहीं है, ये लोगों की भलाई के लिए काम है, ये व्यापार के लिए नहीं, उपकार के लिए काम है। और इसलिए हम कहते हैं कि हमारा मकसद धन कमाना नहीं, हमारा मकसद देश को बचाना है। एक तो विदेशी कंपनियां देश का पैसा लूट करके विदेश में लेकर के जाती हैं, और दूसरा बहुत महंगे दामों पर आपको कोई भी सामान उपलब्ध कराती है। हमारा संकल्प है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, और जो भी प्रॉफिट हो उससे 100% चैरिटी। खैर, ये तो हुई मूल्यों और सिद्धांतों की बात। आपको पतंजलि गाय का शुद्ध देशी घी जिस यूनिट में बनता है उस यूनिट को आपको विजिट कराते हैं, जिससे कि आप ये देख सके अपनी आंखों से कि आप अपने मासूम बच्चों से लेकर के अपने लिए जिस घी का इस्तेमाल करते हैं वो गाय का देसी घी कैसे तैयार होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से लेकर के भारत में जहां जहां गाय हैं वहां वहां से पतंजलि के लिए ये मक्खन आता है, और इस मक्खन को पश्चिम और दक्षिण भारत से कलेक्ट करके हम हरिद्वार तक लेकर के आते हैं। यदि हम मक्खन की मात्रा की बात करें तो हर दिन 200 से 250 टन मक्खन पतंजलि में आता है। अब इतनी मात्रा में मक्खन कैसे तैयार होता है, हिंदुस्तान में गायों की संख्या कितनी है, उनसे कितना दूध तैयार होता है, फिर उससे कितना घी बनाया जा सकता है, इसको लेकर के कई बार मैंने देखा लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं। उसका भी हम उत्तर देंगे, क्योंकि हमने 2012 के लाइव स्टॉक सेंसस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पूरा का पूरा दस्तावेज है, और इसमें जो है इस पूरी रिपोर्ट में हिंदुस्तान में कितनी गाय हैं, उन गायों से कितना दूध प्राप्त होता है, कुल दूध हिंदुस्तान में कितना होता है, ये पूरा हमने जो है आंकड़े कलेक्ट किए हैं। और पशुओं की गणना के इन आंकड़ों में और उनसे कितना दूध की पैदावार होती है, कितना दूध वो दुधारू पशु देते हैं, उस सब को लेकर के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि देश में कुल दुग्ध का उत्पादन होता है लगभग 35 करोड़ किलो प्रतिदिन। उसमें गाय का दूध होता है करीब आधे से थोड़ा सा कम कह लीजिए, 16 करोड़ किलो प्रतिदिन, माने कुल दूध का 40% गाय का दूध होता है। देश में कुल संकर गाय हैं 3 करोड़ 37 लाख 60,460। देश में कुल देसी गाय हैं 8 करोड़ 92 लाख 23,773। कुछ लोग सोचते होंगे इतनी गाय अभी भी, हाँ इतनी गाय हैं, और ये गाय ना कटे ये हमारा मकसद है। देश में कुल देसी गाय 8 करोड़ 92 लाख 23,773। देश में कुल गाय हैं 12 करोड़ 98 लाख 42,233। और हम जहां से मक्खन मंगवाते हैं वो है प्रदेश आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। वहीं से हमारा पूरा मक्खन आता है। कोई भी आकर के हमारे बिल तक चेक कर सकता है। और अब तो हमने एक बहुत बड़ी डेयरी भी महाराष्ट्र में बनाई है, और आपको गाय के दूध के साथ साथ गाय के दूध का एकदम पूरा शुद्ध प्योर पाउडर भी मिलेगा और गाय का ताजा दूध भी मिलेगा। खैर उसमें थोड़ी अभी देरी है, लेकिन पाउडर तो तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा, ताजा दूध भी आपको मिलेगा। और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में संकर गाय कितनी है, देसी गाय कितनी है, कुल गाय कितनी है और उनके का दूध कितना है, उससे कितना घी बनाया जा सकता है,
ये भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। संकर गायों का दूध 3,63,00,000 लीटर प्रतिदिन और देसी गाय का जो दूध है वो 1,37,00,000 लीटर प्रतिदिन। कुल गाय का दूध 4,90,00,000 लीटर प्रतिदिन होता है और इससे लगभग 2,000 टन प्रतिदिन हम गाय का घी तैयार कर सकते हैं। जिन 4 स्टेट से हम गाय का ये मक्खन कलेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं 4 स्टेटों में जो क्षमता है दूध उत्पादन की, उससे हम प्रतिदिन 2,000 टन गाय का देसी घी तैयार कर सकते हैं। अभी तो पतंजलि मात्र 200 टन की क्षमता तक ही पहुंचा है। भविष्य में हम प्रयास ये करेंगे कि दूध का उत्पादन भी बढ़े और पतंजलि गाय का जो देसी घी आप खा रहे हैं 200 टन से 2,000 टन तक पहुंचे, जिससे पूरे देश को गाय का शुद्ध देसी घी खाने को मिले। वैसे ये जो आप मक्खन भी देख रहे हैं, ये हमारे भाई इसको जो है पकाने के लिए अभी इसमें डाल रहे हैं और पकने के बाद आके का पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। यद्यपि ये खाने का स्थान नहीं है, लेकिन लोगों को ये एहसास हो कि ये जो बटर है ना, ये कितना प्योर है। हमने तो क्योंकि बचपन में पूरा ये बटर खाया है और इस बटर को भी कोई भी खा सकता है। मैंने बटर पकाने से पहले भी इतना शुद्ध है कि आप इसको ऐसे खा सकते हैं जैसे अपने घर में खाते हैं। घर में तो आप बटर खाते हैं, जो कंपनियों का पैकेट बंद आता है, उस बटर में थोड़ा नमक डालते हैं, इसमें नमक डाला हुआ नहीं है, बस इतना ही अंतर है। पतंजलि की इस यूनिट में इस समय 200 टन प्रतिदिन गाय का शुद्ध देसी घी तैयार करने की क्षमता है। पीछे जो आप देख रहे हैं वहां मक्खन को पिघलाया जाता है, फिर ये मेरे दाएं और जितने भी करीब 18 ये कुकर हैं, इनमें घी को पकाया जाता है। घी को पकाने के लिए वहां से ऑटोमेटिक लाइन के द्वारा वो मक्खन यहां आता है, इसमें डाल करके इसको स्टीम से पकाते हैं। धीमी आंच पर घी पकाया जाए तो उसका स्वाद, उसका अरोमा, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। पतंजलि जो आप गाय का देसी घी खाते हैं उसमें स्वाद, सुगंध, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इसको धीमी आंच पर पकाया जाता है और वो भी स्टीम से पकाया जाता है, डायरेक्ट हीट नहीं देते हैं। ये तो आप देखिए जो घी देख रहे हैं, ये अभी मक्खन इसमें पूरा नहीं पका है। जब पूरा पक जाएगा तब आपको क्या स्थिति होती है वो भी दिखाते हैं। इससे थोड़ा ज्यादा ये पका हुआ है। धीरे धीरे पक करके, जैसे गांव में माता कुरड़ी में घी पकाया करती थी तो उसका जो रेजिड्यू है वो अलग हो जाता है और घी उससे पक करके अलग हो जाता है। तो ये तो पहले मक्खन पिघलाया और अब उस मक्खन को पका रहे हैं। पकने के बाद में ये रेजिड्यू नीचे बैठ जाता है और घी ऊपर नितर करके आ जाता है, ऊपर आ जाता है। फिर इस घी को रेजिड्यू से अलग करके पूरी तरह से फिर अलग से पकाते हैं। यहां जब मक्खन पूरी तरह से पक जाता है, पकने के बाद घी अलग हो जाता है, रेजिड्यू अलग हो जाता है और फिर घी को अच्छे से नितार करके रेजिड्यू से अलग करके ये जो बीच वाली लाइन है इन टैंक्स के अंदर उसको डाला जाता है। इसको सेटलिंग टैंक बोलते हैं। यहां घी सेटल हो जाता है, अर्थात उसमें कोई भी काला कण शेष नहीं रहता क्योंकि रेजिड्यू पकने के बाद थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है।
और उसको पूरा फिल्टर किया जाता है। इस फिल्टर करके ही इसके अंदर डाला जाता है। इन टैंक्स में डालने के बाद फिर फाइनली उसके अंदर जाता है पैकिंग होने के लिए। ये 3 लाइन है। 3 लाइन आप मेरे बाएं तरफ बीच में और दाहिनी ओर देख रहे हैं, और चौथी लाइन पीछे आपको हमने दिखाई जहां मक्खन को पिघलाया जाता है। तो मक्खन का मेल्टिंग एक प्रोसेस हुआ, मक्खन को मेल्ट करके पिघला करके फिर इसमें पकाया, पकाने के बाद इसको यहां बीच वाले टैंक्स के अंदर सेटल किया। आप देख रहे हैं, देखो ये घी है। अब यहां उसको पकाने के बाद रेजिडू अलग करने के बाद और जो है यहां लाया गया। आप जो घी खाते हैं घर में उसका यही कलर होता है, और अब जब ये ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो रहा है तब और ज्यादा रेडिश दिख रहा है आपको। ये वो जो पीलापन है वो एक साथ इकट्ठा हो गया घी, तो थोड़ा आपको ज्यादा पीला दिख रहा है। यहां ये घी आप देख रहे हैं, ये टैंक पूरा भर चुका है। यहां पिघल पिघल करके वो जो घी है उसको रेजिडू से अलग करके यहां पर लाया गया है, और ये उसका स्वरूप है उस घी का। इस रूप में आपको घी मिलता है। तो कहीं से भी उठा करके देख लिए, जब इकट्ठा है टैंक के अंदर, 3 टन का टैंक है, तो एक एक टैंक में ऐसे 3-3 टन की कैपेसिटी है, और इसमें ये फिल्टर लगा हुआ है। माने घी को मक्खन से अलग करने के बाद, पकाने के बाद अलग करने के बाद यहां इसको फिल्टर किया, फिर इस बड़े वाले टैंक में जाता है। इस बड़े वाले टैंक में भी फिर फिल्टर लगा हुआ है। उसके बाद इसको नीचे जहां पैकिंग करते हैं वहां हम आपको ले चलेंगे। वहां पर भी कितने लेयर की लगी हुई है उसको फिल्टर करने वाली प्रोसेस? 200 मैस के। माने बहुत बारीक कपड़ा है ये। कौन सा कपड़ा होता है ये? नायलॉन फिल्टर। नायलॉन कॉटन की लेयर लगाते हैं। नायलॉन का 200 मैस का, माने बहुत बारीक कपड़ा होता है। फिर उसके बीच में कॉटन लगाते हैं, आपको नीचे दिखाएंगे। ये मैंने आपको पूरा दिखाया जहां घी तैयार होता है पूरी शुद्धता के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ, और इतना साइंटिफिकली, पूरी वैज्ञानिक रीति से, पूरी शुद्धता से, पूरी सात्विकता से, कि ये घी यदि संवेदनाओं के स्तर पर बोला जाए, हम तो सन्यासी हैं, लेकिन फिर भी संबंधों का एक बहुत बड़ा गौरव होता है, उसकी बहुत बड़ी महिमा होती है। जिस मां ने मुझे जन्म दिया वो मां इस घी को खाए। जिसको मैं इस संसार में पिता कहता हूं या गुरु कहता हूं, वो इस घी को खाएं, तो उनके भी शरीर को शक्ति मिले, मन को प्रसन्नता मिले, और उनको लगे कि मैंने गाय का देसी घी खाया है। वही स्वाद, वही सुगंध, वही सात्विकता, वही पवित्रता उसमें। इस भाव से हम यहां ये गाय का देसी घी तैयार करते। अब आपको जहां इस घी को फिल्टर करते हैं और फिर पैकिंग करते हैं, वहां लेकर के चलते हैं। आइए अब घी के पकाने के बाद उसको पूरी वैज्ञानिक रीति से फिल्टर करके जहां पैकिंग करते हैं वहां आपको ले चलते हैं। ये क्लेरिफायर है जिससे घी को साफ करते हैं। इसमें करीब 100-125 प्लेटें होती हैं जो 1 मिनट में 7000 बार घूमती है। कोई भी घी के अंदर जो अशुद्धि है वो ना रह जाए, क्योंकि घी को पकाने के बाद उसमें कोई ब्लैक पार्टिकल जो है शेष ना रहे, उसके लिए वो एक साइंटिफिक तरीका है क्लेरिफायर।
अभी हम जहां खड़े हैं ये ग्राउंड फ्लोर है। पहले जहां हम थे, जहां मक्खन को मेल्ट किया जा रहा था, फिर मक्खन को पकाया जा रहा था, फिर उसको सेटल टैंक में सेट किया जा रहा था, फिर तीसरे टैंक के अंदर उसको भरा जा रहा था। मैंने 4 प्रोसेस आपने पहले देखे, मक्खन के मेल्ट करने का, फिर उसको पकाने का, फिर उसको सेटल टैंक में सेट करने का, फिर अल्टीमेट जो स्टोक है उसमें से फिर घी नीचे आता है। पूरी ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है, ऑटोमेटिक पूरा प्लांट है। आपने ऊपर से जैसे विशाल देखा था, ऐसे नीचे से भी आप बाएं से लेकर के दाएं तक पूरा ये प्लांट देख सकते हैं। इस पूरे प्लांट में ये नीचे वाला हिस्सा है उसका सारे ये स्टील का बना हुआ प्लांट है, एसएस स्टील बोलते हैं इसको। और ये टैंक भी हमने खुद ही यहाँ पर तैयार किए। इस तरह से घी तैयार करने का जो प्रोसेस है ये भी अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि इसमें हमने प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान, प्राचीन जो हमारा परंपरागत ज्ञान था घी तैयार करने का, उसको साथ में जोड़ा, जिससे कि वही आपको स्वाद मिले, वही सुगंध मिले जो घर में मां गाय का दूध धो के फिर मक्खन तैयार करके जो घी पकाया करती थी, क्योंकि हमने तो वही घी खाया था। तो उसी तरीकों को यहां पर अडॉप्ट किया, अपने हाथों से पहले घी को पकाया। हमने ये अचानक 200 टन की कैपेसिटी का प्लांट नहीं लगाया है। पहले हमने 1 टन घी पकाया, 2 टन घी पकाया, फिर 1 वर्ष तक करीब 10-10 टन घी हम तैयार करते थे। फिर उस प्रोसेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और वो जो वहां से जब घी क्लियर होकर के आ जाता है, तब यहां हम कह रहे थे इसकी ये जो नायलॉन है इसकी 3 लेयर हैं और इसकी 3 लेयरों के साथ में फिर बीच में ये कॉटन है। माने जैसे कोई चीज को बहुत साफ किया जाता है तो कॉटन का इस्तेमाल, कॉटन की एक मोटी लेयर है। अब इसके ऊपर पहले तो 3 लेयर इसकी नायलॉन की, फिर ये बीच में कॉटन, तो फिर इससे क्लियर होकर के फिर घी अंदर जाएगा। तो इसमें 99.99% कोई भी ब्लैक पार्टिकल आपके घी में नहीं आ सकता। यदि करोड़ों घी के डब्बों में से एक डब्बे में कोई, अब इतने प्रोसेस के बाद भी कोई ब्लैक पार्टिकल आ जाए तो मैं कह नहीं सकता। अब लेकिन इतनी बात जरूर है कि वो ब्लैक पार्टिकल भी यदि होगा तो वो गाय के रेजिड्यू का ही होगा, उसमें और कोई गंदगी नहीं हो सकती। वैसे अभी तक भगवान की कृपा से जो प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया है उसमें एक भी ब्लैक पार्टिकल या किसी भी तरह से बाकी अशुद्धि तो बात छोड़ो, लोग तो क्या क्या करते थे घी के नाम पर। एनिमल फैट डाल दिया, 400, 500 और गाय का घी तो लोग 700, 800, 1,000 रुपए किलो तक बेचते थे। घी में पशुओं की खराब कभी डाल दी, एनिमल फैट। फिर 40 रुपए लीटर का एक बहुत सस्ता तेल आता है, पाम ऑयल। उस पाम ऑयल को हाइड्रोजन डाल करके क्रिस्टल बना देते हैं और उसमें फिर ये घी की एक अरोमा होती है, बाजार में मिलती है, वो अरोमा डाल देते हैं। माने वो घी घी नहीं है, उसमें एनिमल फैट है, उसमें पाम ऑयल है 40 रुपए लीटर का। आपको पैक करके दे दिया जाता है, अरोमा डाल दिया जाता है, कुछ उसको टेस्ट मेकर होते हैं, टेस्ट डाल दिया जाता है। आपको लगता है आप देसी घी खा रहे हैं, देसी घी नहीं खा रहे, आप देसी घी के नाम पर या तो चर्बी खा रहे हैं या 40 रुपए किलो का पाम ऑयल खा रहे हैं। और उसके अंदर भी जो आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल उसके अंदर टेस्ट और आर्टिफिशियल उसके अंदर सुगंध, माने फ्रेगनेंस, फ्लेवर और फ्रेगनेंस, सब कुछ लोग आर्टिफिशियल डाल देते हैं। और
सोचते हैं कि हम घी खा रहे हैं, तो हमने देश को इस मिलावट के जहर से मुक्ति दिलाई है और शुद्धता के साथ ये घी उपलब्ध कराया है। वहां से घी को फिल्टर करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं सारी जो मशीनें हैं, ये इनके ऊपर से लाइन आ रही है। अब इस लाइन में गरम गरम घी आ रहा है। अब ये गरम गरम घी यहां आकर के पैक हो रहा है। यहां जो है ये 1 लीटर वाली पैकिंग है, 1 लीटर वाली पैकिंग है। ये सब हमारे भाई भी गांव के गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के बच्चे, ऐसे करीब 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से सीधे पतंजलि में, और जो एलोवेरा बोते हैं, आंवला उगाते हैं, फिर अलग अलग यदि गेहूं से लेकर के और मसालों तक सबकी बात की जाए तो उसमें तो 1 लाख से ज्यादा, 1 से लेकर के 5 लाख लोगों तक को इससे रोजगार मिलता है। जो घी आ रहा है वो इस ऑटोमेटिक प्लांट से फिर पैकिंग हो रहा है। अब इसमें वहां से घी आया, इसमें फिर से फिल्टर किया उसको, माने इतना ज्यादा प्रिकॉशन लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 बार इसको फिल्टर करते हैं, और वो भी परंपरागत तरीके से भी और वैज्ञानिक तरीके से भी। जो ट्रेडिशनल तरीका था उसको भी अडॉप्ट करते हैं और साइंटिफिक तरीकों भी, और फिर वो घी आकर के यहां पैक होता है। और इस पूरे परिसर को बहुत हाइजीन के साथ मेंटेन करते हैं। इस पूरे एरिया में कोई एक मक्खी, कोई एक मच्छर कुछ नहीं आ सकता। सीधा घी अब यहां आया, बस खाली गैप है तो वो इतना है कि यहां से घी बस आ रहा है और इसके अंदर भरा जा रहा है। आदमी सामने खड़ा है, वो देख रहा है कि कोई डब्बा ठीक से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, और इसमें कभी कहीं मशीन बंद तो नहीं होगी, क्योंकि मशीन भी मशीन है, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जो आदमी खड़े हैं ये खाली ये चेक करने के लिए खड़े हैं कि मशीन से भी कोई भूल ना हो। फिर इसको देखिए, आगे आपको दिखाते हैं। यहां इस घी को यहां से भरा गया, फिर ये यहां इसको सील कर दिया गया। मुश्किल से 30 सेकंड का समय इसको लगता है, और आगे आकर के फिर ये सील हो जाता है। पूरा डब्बा सील हो गया। देखिए आप यहां देख रहे हैं, यहां वो सील हो गया। अब सील होने के बाद इसके ऊपर वो अपने आप ही ऑटोमेटिक मशीन से वो पैक हो गया है, उसको चिपका दिया है, और चिपकाने के बाद फिर देखो ये आ गया। यहां इस तरह से ये घी का डब्बा जब भरा जाता है तब उल्टा होता है, क्योंकि नीचे से इसको चिपकाते हैं। फिर इसके ऊपर सारी कोडिंग होती है। एक ये जो बैच कोडिंग यहीं से हो जाता है। फिर इसके ऊपर डब्बे के ऊपर ये होलोग्राम लगा हुआ होता है। पतंजलि गाय के देसी घी के नाम पर कोई बाजार में नकली घी ना उतार दे, माने पतंजलि के ब्रांड से डब्बा छपवाया और उसमें कुछ भी भर के ना उतार दे, इसके लिए भी पूरे प्रिकॉशंस बरते जाते हैं। एक तो 5 कलर का तो डब्बा प्रिंट होता है, और वो भी जो है इसकी प्रिंटिंग की भी फैसिलिटी सबके पास में नहीं होती है। फिर उसके बावजूद भी कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो फिर ये होलोग्राम लगाया जाता है। इसमें 13-14 फीचर्स होते हैं इस होलोग्राम के अंदर। तो होलोग्राम में ओम का है, फिर उसमें जो है मुझे ही बैठा रखा है बीच में, और उसके साथ साथ एक पहली बात तो ये 5 कलर का डब्बा, फिर ये फैसिलिटी सबके पास नहीं होती कि कोई डब्बा बना सके। फिर इसके अंदर ये होलोग्राम, फिर इसमें एक और फैसिलिटी हमने पहली बार हिंदुस्तान में ये लॉन्च की है, जिससे कि कोई आदमी दुस्साहस ना कर सके नकली घी बनाने का पतंजलि के नाम पर, कि पतंजलि के पैकिंग का प्रयोग किया और उसमें कुछ भी भर के भेज दिया। पतंजलि को बदनाम भी करने के लिए, और कुछ लोग लालची भी होते हैं पैसा कमाने के लिए भी।
तो उसमें अभी एक नया सिस्टम किया, क्या बोलते हैं इसको? QR कोड। QR कोड, क्विक रिस्पांस कोड है ये। तो इसमें इसको ऐसे एक बार कोई भी कपड़े से आप ऐसे साफ कर सकते हैं और साफ करके फिर इसको अपने मोबाइल से फोटो खींच के कैसे करते हैं जरा बताओ। तो आजकल मोबाइल स्मार्टफोन सभी बच्चों के पास में आ गया है। घर में चलो बड़े बुजुर्ग जो हमारे जैसे पुराने जमाने के हैं उनको छोड़ दिए थे, सब मॉडर्न बच्चों के पास तो स्मार्टफोन आ गया। अब तो मुझे भी स्मार्टफोन यूज करना पड़ रहा है। ये अलग बात है कि मैं देसी फोन यूज करता हूँ स्मार्टफोन में भी। तो फिर उसको स्कैन किया, स्कैन करने के बाद ये जो साइट है हमारी, इसमें प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आ जाती है। स्कैन करने के बाद अपने आप जी सर। कुछ नहीं करना? नहीं सर, बस एक बटन प्रेस करना है। स्कैन करने के बाद कौन सा बटन प्रेस करना है? सर इसमें आता है, इसमें अपने आप ही आता है, ओपन करने का बटन आता है। ओपन करने का बटन आता है। तो जैसे ही आपने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद में वो बटन दबाया, बटन दबाने के बाद में ये बाबा जी आ गए इसमें। तो जी सर, ये प्रोडक्ट का यूनिक कोड नंबर है। ये प्रोडक्ट का यूनिक नंबर है, हर पैकेट का। इसका जरा पढ़ के बताओ। जी सर, GV70 GV70 4Z। अच्छा 4Z511। हर पैकेट का अलग। जितने भी कार्टन है सबका अलग यूनिक। तो ये जो है यह पतंजलि, यह उत्पाद पतंजलि द्वारा निर्मित है। माने ये इसकी रियलिटी चेक करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया है। हर डब्बे के ऊपर अलग मिलेगा। अगर कोई चाहे तो सर अपना फीडबैक भी दे सकता है इसमें, कैसे कोई चाहे तो अपना फीडबैक भी दे सकता है। तो वो फीडबैक आपको यहाँ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सर वो साइट पे आ जाएगा हमारे सर्वर में आएगा। तो एक सर्वर लगाया हुआ है यहाँ, इसके ऊपर भी बहुत पैसा खर्च किया होगा। जी सर। तो इसके ऊपर पूरा पैसा खर्च किया है ये, क्योंकि लोग थोड़े थोड़े लालच में इन चीजों को नहीं करते हैं। अरे कौन करेगा ये झंझट, यूनिक कोड नंबर कौन जो है करे, फिर उसको कौन उसको जो है सर्वर के ऊपर आदमी लगाने पड़ते हैं। लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के भरोसे के लिए, उनका जो ट्रस्ट है पतंजलि पर, उसको कायम रखने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। तो इसमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और यदि अच्छा किसी के पास मोबाइल नहीं है तो इसको स्कैन तो कंप्यूटर से भी तो कर सकते हैं। सर कंप्यूटर से स्कैन होता है, उसकी डिवाइस अलग आती है, स्कैनर डिवाइस आती है। अच्छा, लेकिन उस पर भी हो जाएगा ना? जी सर, हो जाता है, इसका डिवाइस अलग आती है। तो कंप्यूटर पर भी कोई करना चाहे तो उसकी डिवाइस अलग आती है। तो पता है थोड़ा जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पर सबसे ईजी है। अरे अपने पास में मोबाइल नहीं है तो किसी पड़ोसी बालक का लेकर के कर लो। आजकल तो किसी न किसी यंगस्टर्स के पास में ये मिल ही जाता है। गुरुजी यहीं से यूट्यूब पे भी जा सकते हैं हम। अच्छा, यूट्यूब पे भी हम यहीं से ही जा सकते हैं। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है यूट्यूब पे। यूट्यूब पर जाके क्या करेंगे सर? आपका वो हमारे कंपनी के बारे में पूरा। अच्छा, इससे यूट्यूब पर भी जाया जा सकता है। अच्छा, यूट्यूब भूल गई आप। जी सर, घी के बारे में पूरा बोलेंगे। अच्छा, तब ये घी के बारे में पूरा प्लांट दिखाता है। पूरी डिटेल है, पूरी डिटेल दिखाया। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे हम अपनी किस कंपनी तरह से तैयार करते हैं। तो ये आपको एक और खास बात ये भी बताइए, ये जो पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी आप खाते हैं, उसको कितनी हिफाजत से तैयार करते हैं, उसमें कितनी सावधानी बरतते हैं, कितने प्रेम और आत्मीयता से, सात्विकता से उसको तैयार करते हैं। और इससे एक तरफ किसानों को समृद्धि मिल रही है। एक खास बात हम ये भी बताना चाहते हैं कि अभी तो ठीक है, यहाँ पर ये इतनी मशीनें लगी हुई हैं, दाएं से लेकर के बाएं तक इतना बड़ा प्लांट लगा, और मैंने कहा और इसको बहुत बड़ा करने का विचार है। यहाँ इस पतंजलि गाय का देशी घी का जो डब्बा है उसके ऊपर क्विक रिस्पांस जो कोड है उसको प्रिंट किया जा रहा है। इसका पूरा प्रोसेस है। यहाँ लाखों डब्बों के ऊपर रोज इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं।
और फिर ये जो होलोग्राम है, ये जब पैकिंग होता है उसी समय लग जाता है। 200 से लेकर के 500 और 1 लीटर, तो आपको इस तरह से ये कार्टन में मिलता है। और 5 किलो का और 15 किलो का टीन में आपको ये पतंजलि गाय का देसी घी मिलता है। और अभी हम लोग करीब 150 से 200 टन प्रतिदिन गाय का घी तैयार कर रहे हैं। हमने आपको पूरे आंकड़ों, तथ्यों, प्रमाणों और दस्तावेजों के साथ ही बताया कि हिंदुस्तान में आज भी हम प्रतिदिन 200 टन नहीं, 2000 टन प्रतिदिन गाय का देसी घी तैयार कर सकते हैं। आगे हमारी तैयारी होगी कि हम आपको और अधिक मात्रा में गाय का देसी घी उपलब्ध करा सकें और जो मिलावट का जहर घोल रहे हैं आपकी जिंदगी में, उनसे हम आपको बचा सकें। ये 200 मिलीलीटर से लेकर के 1 लीटर, आधा लीटर, 1 लीटर और 5 और 15 लीटर घी भरने की कैपेसिटी अलग अलग इन मशीनों पर है। यहाँ ये 15 लीटर भरने की कैपेसिटी वाली मशीन है। अभी आप जहाँ देख रहे हैं ये 5 लीटर यहाँ पर भरा जा रहा है। जिसकी जितनी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग उतना उसका पैकिंग कर दिया जाता है। सारी की सारी लाइन ऑटोमेटिक है। ह्यूमन टच उतना है जितना बहुत आवश्यक होता है। आपको पतंजलि गाय का शुद्ध देशी घी जहां तैयार होता है वो पूरा प्लांट दिखाया। आपको हम उस लैब में भी लेकर के जाएंगे जहां मक्खन से लेकर के और तैयार होने के बाद में घी को, माने जहां दूध का कलेक्शन होता है वहां पर भी दूध को चेक किया जाता है। दूध को चेक करने के बाद में जब मक्खन तैयार हो जाता है तो फिर मक्खन को पूरे दक्षिण भारत से जहां से इसको कलेक्ट करते हैं उसकी एक बहुत बड़ी चैन है, वहां उसको चेक करते हैं। चेक होने के बाद फिर वो गाड़ी में रख दिया गया। अब गाड़ी में कोई मिलावट ना कर दे तो फिर यहां आने के बाद फिर दोबारा चेक करते हैं लैब के अंदर। और यहां लैब में चेक करने के बाद में फिर घी तैयार करते हैं। तैयार करते वक्त भी, यद्यपि जितने भी यहां पर जो सेवा देने वाले हैं वो बहुत पवित्रता से इस सेवा को दे रहे हैं। हमारे बहुत सीनियर लोग हैं यहां पर। जिन बातों को 99% लोग सोच नहीं सकते वहां तक हम सोचते हैं। पहली बात तो हर एक काम में बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ स्वामी रामदेव कर रहा है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है बाबा जी जो है वो मक्खन लाते हैं, फिर अपने हाथ से घी बनाते हैं और फिर हम तक पहुंचाते हैं। बाबा जी च्यवनप्राश बनाते हैं। हां, हमने अपने हाथों से ही घी बनाया, शुरुआत हमने की है। आदरणीय भरत जी ने स्वयं अपने हाथों से 1-1 क्विंटल, 1-1 टन, फिर 5-5, फिर 10-10 टन घी बनाया कई वर्षों तक। धीरे धीरे इस काम को बढ़ाया। ऐसे नहीं क्या एकदम से अचानक रातों रात जो है ये 200 टन घी बनने लग गया। इसके पीछे हमने अपने हाथों से इस घी को तैयार किया। इसलिए हमने कहा जो परंपरागत तरीके हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, उनको भी हमने अडॉप्ट किया है और जो आधुनिक उपाय हैं उनको भी हमने अपनाया है। उसके बाद आपको ये शुद्ध घी उपलब्ध कराया है। हमने अपने हाथों से च्यवनप्राश बनाया, अपने हाथों से ही जो सारी दवाइयां बनाई हैं। और जो भी खाने की चीज है, लगाने की चीज है,
किसी भी रूप में इस्तेमाल करने की चीज है दवा को छोड़ करके। अब जैसे आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि ये तो हम पीते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे मधुनाशिनी है, मुझे शुगर नहीं तो मैं क्यों खाऊंगा, मुक्तावटी है, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है तो मैं क्यों उसका इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उनका भी रोगियों पर हम इस्तेमाल करते हैं। माने हर एक चीज का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम पर होता है। ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष ये हो गया कि जो हम प्रयोग नहीं कर सकते अपने ऊपर, खाने पीने की चीज नहीं है, कोई बालों में लगाने का शैम्पू या जो है कोई हेयर ऑयल नहीं है, कोई भी चीज, कोई साबुन है, चाहे जो है वो आटा है, दलिया है। पहले तो 18 वर्षों तक मैं आटा दलिया आदि नहीं खाता था, लेकिन अब आटा दलिया, दाल से लेकर के, चावल से लेकर के, कॉर्नफ्लेक्स से लेकर के और पतंजलि आटा नूडल तक हम स्वयं उसका खुद प्रयोग करते हैं पहले, फिर आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं कह रहा था हर एक फील्ड में, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हम बनाते हैं, वहां पर हमारे आदरणीय श्री नाग जी हैं, बहुत सीनियर आदमी है। चाहे जो है फूड का कार्य है, चाहे वो हर्बल कॉस्मेटिक का है, नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन, नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक, इसमें बहुत एक्सपीरियंस पर्सन अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत साइंटिस्ट हैं, करीब 200 साइंटिस्ट हैं जो इस पूरे काम के लिए रिसर्च करते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा, उसमें बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े साइंटिस्ट, वो भी बोले हम तो सोचते थे बाबा जी जो है वो कहीं किसी टीन शेड में दवाइयां बनाते होंगे, कहीं ऐसे ही कोई झोपड़ियां बना रखी होंगी, उसमें पतंजलि योगपीठ चलाते होंगे। हाँ, हम स्वयं झोपड़ी में रहते हैं, वो भी हमने आपको दिखाया। हम खुद झोपड़ी में रहते हैं, और मैंने कहा है जिस देश का फकीर और वजीर झोपड़ियों में रहता है, उस देश की प्रजा महलों में रहती है, ऐश्वर्यशाली होती है, वहां खूब सुख सुविधाएं और सब प्रकार की समृद्धि होती है। और जिस देश का फकीर और वजीर महलों में रहना शुरू कर देता है, उस देश की प्रजा झोपड़ियों में चली जाती है, दरिद्र हो जाती है। इसमें जो खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हम स्वयं जमीन पर सोते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, और पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाए तो भी जमीन पर ही सोते हैं और साधारण तरीके से रहते हैं। साधारण वस्त्र, स्वदेशी का ही प्रयोग करते हैं, घड़ी से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, मोबाइल तक, सब कुछ, लेकिन काम साइंटिफिकली करते हैं। अब जैसे यहां घी की फैक्ट्री है, हमारे आदरणीय सैनी जी हैं, 40 सालों से डेयरी का, डेयरी प्रोडक्ट्स का, घी का इनको एक्सपीरियंस है। और ऐसे व्यक्ति इस संस्थान को चलाते हैं। इनके साथ जितने भी हमारे आदरणीय श्री गिरिराज यादव जी से लेकर के, क्या नाम बेटा आपका, हरिमोहन से लेकर के, और अनीश पांडे जी, राजीव कुमार जी, हमारे ब्रह्मचारी जी, अनंगपाल जी, और श्री चौहान जी, ये सब लोग बहुत सीनियर पर्सन है। हमने इनके बीच में एक बाबा जी भी छोड़ा हुआ है, अनंगपाल जी, ब्रह्मचारी जी, इसलिए रखे हुए हैं कि भाई कुछ भी काम होगा तो बात तो बाबा पर आएगी। कहीं माने कहते हैं ना, बाल के बराबर भी लोगों को कहीं जगह मिल जाए ना, तो कहते हैं ना, बाल की भी खाल उतार देते हैं। माने झूठे भी इल्जाम लगाए जाएं तो एक बार तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी, उसके बाद बाबा जी स्पष्टीकरण देते रहे। अभी तक मैं हजारों बार स्पष्टीकरण दे चुका हूं, चाहे योग का विषय हो, चाहे आयुर्वेद का विषय हो, चाहे ये स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे राजनीतिक मुद्दे हो, आर्थिक मुद्दे हो। माने हमारे वैयक्तिक जीवन के चरित्र हनन से लेकर के हमारे पूरे जीवन पर हमेशा मैं देखता हूं कंट्रोवर्सी लोग क्रिएट करते रहते हैं। लेकिन हजारों बार लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की, हम पर झूठे इल्जाम लगाए, लेकिन वो हर बार मुंह की खाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद किसी के साथ धोखा करना नहीं है। हमारा मकसद किसी को लूटना नहीं है, ठगना नहीं है, किसी के साथ विश्वासघात करना नहीं है, बेईमानी करना नहीं है। और मैं मानता हूं आदमी यदि पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से हार्ड वर्क करे, भावना अच्छी हो, तो उसको सफलता मिलती है।
ये बात सफलता की नहीं है, सक्सेस की बात नहीं है, यहां प्रॉस्पेरिटी की बात नहीं है, वेल्थ की बात नहीं है, यहां तो सीधी बात सेवा की है। हम ये जो कुछ कर रहे हैं, मुझे कौन सा ब्लड प्रेशर और शुगर है, मैं क्यों बना रहा हूं मधुनाशिनी और मुक्तावटी? श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को कोई न ब्लड प्रेशर, न शुगर, न हार्ट की प्रॉब्लम, न कैंसर। हम लोग क्यों ये काम कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं तो सेवा के लिए कर रहे हैं, और इस पूरे अभियान का नेतृत्व संत कर रहे हैं, चाहे हमारे बड़े भाई पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी हों, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी हों, हमारे गुरुदेव पूज्य श्रद्धेय वंदनीय आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज जी हों। इस पूरे अभियान में हमारे जितने भी वैदिक गुरुकुलम के, वैदिक कन्या गुरुकुलम के वरिष्ठ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां हों, जो अब तो आचार्य कोटि के बन चुके हैं, इस अभियान का पूरा आंदोलन संत कर रहे हैं। एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं, मैं नाम लेकर के तो नहीं बोलूंगा, कुछ राजनीतिक लोग बोले बाबा योगी है, सन्यासी है, व्यापारी है। अच्छा, हमारे ऊपर तो बात कर देंगे, लेकिन यही काम दक्षिण के बड़ी माताजी से लेकर के, एक बड़े आध्यात्मिक गुरु से लेकर के, उत्तर भारत के भी, गुजरात के भी, जिनके हेड ऑफिस अलग अलग प्रांतों में हैं, कुछ के दिल्ली में, कम से कम 10 बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्वदेशी प्रोडक्ट बना रहे हैं। जो आध्यात्मिक संस्थाएं, उनकी बात मैं कर रहा हूं, जो साधु संत उनकी बात कर रहा हूं। मैं उन किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, और नाम लेकर के किसी को बदनाम करने हमारा मकसद नहीं, बल्कि उनका नाम लेंगे तो लोगों को यह और पता लगेगा कि चलो ये लोग भी स्वदेशी का काम कर रहे हैं। उन सबको हम सम्मान दे रहे हैं, उन सबको हम गौरव दे रहे हैं, और उन सबको एक बाजार भी उपलब्ध करवाया हम। सारी चीज कोई हम तो नहीं दे सकते ना। तो ये कितने लोगों को रोजगार स्वदेशी उद्योगों से मिल रहा है, इसकी हमने एक आधारशिला तैयार की। जब हमने कोका कोला पेप्सी का विरोध किया तो इस देश में अमूल ने छाछ बेचने शुरू किए, हजारों करोड़ रुपए की उसने छाछ बेची है। बहुत से लोगों ने यहां शरबत बेचने शुरू किए, फ्रूट जूस बेचने शुरू किए। कम से कम हमने इस देश में 25-50 हजार करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का तो स्वदेशी बाजार तैयार किया है। कोई अपने लिए तैयार किया है, और ये जो हम प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, इससे भी तो होने वाला प्रॉफिट है। कोई स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण स्वामी मुक्तानंद, हमारे कोई साधु संत, हम ये अपनी पर्सनल वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए कर रहे हैं, सेवा के लिए कर रहे हैं, कि आपको अच्छा सामान मिले, देश का पैसा देश में रहे और सेवा में लगे। अब आचार्य कुलम बनाने वाले हैं, लाखों बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, लाखों लोगों को रोजगार दिया है। अच्छी शिक्षा संस्कार आपके बच्चों को मिलेंगे तो उनका भविष्य अच्छा बनेगा। खैर, एक बहुत लंबा विषय है। मैं अब आपको लैब में ले जाने से पहले, ये जो घी जो आपको मिलता है, इसका जो लोग खाते हैं उनको तो पता है, जो लोग जो है इसका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं उनको भी मैं पूरा दर्शन करा देता हूं। ये पूरा इस तरह से घी पैक होता है। अभी सर्दी है इसलिए पूरा घी जमा हुआ है। गर्मी में भी लगभग आधे घी का रवा बना हुआ होता है, और सर्दी में तो पूरा ही घी जो है उसमें रवा तैयार हो जाता है। हम तो भाई गांव के आदमी हैं, हमने अपने हाथों से खेती बाड़ी की है, अपने हाथों से हमने गाय भैंसों की सेवा की है, दूध निकाला है, और जो है आपको मैं ये गाय का घी का जो है थोड़ा सा दर्शन करा रहा था। इसमें कितना बढ़िया रवा है, और ये जो गाय का देसी घी है, इसकी सुगंध के लिए लोग तरसते रहते थे। जो लोग फौज में रहते थे, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि जिस परिवार में इस शरीर का जन्म हुआ, रिश्ते में जो भाई लगते हैं, अब हमारा तो एक भगवान से रिश्ता हो गया है, वो भी फौज में थे, तो हम देखा करते थे जब वो छुट्टी काट करके फौज में जाया करते थे तो माँ उनको 5 किलो घी अपने घर का बनाया हुआ, अपने हाथों से बनाया हुआ दिया करती थी। अभी मैं पूरे देश भर में घूमता रहता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं, हमारे जब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूं तो सीआईएसएफ वाले बोलते हैं, बाबा जी पहले गांव से लाते थे, बड़ी मुश्किल होती थी, घी अच्छा नहीं मिलता था, अब गांव वाले भी मिलावट करने लग गए। माने जो है
मिलावट करने में लोग इतने एक्सपर्ट हो गए, मैं इसमें कोई प्रांत भेद नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं कि पूरे देश भर से अलग अलग जगह से खाने पीने की चीजों के जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, फिर उनकी जांच की जाती है। पतंजलि की प्रोडक्ट की तो हर महीने, हर सप्ताह और कई बार तो एक एक दिन में कई कई जगह से प्रोडक्ट उठाए जाते हैं, उनकी जांच की जाती है। हम कहते करते रहो भाई जांच, अच्छी बात है ना, सांच को आंच कहां। लेकिन मैं कह रहा था गांव में भी लोग मिलावट करने लगे, खाली घी की बात नहीं, ऐसे सब प्रोडक्ट्स की बात है। तो सीआईएसएफ वाले, सीआरपीएफ वाले मेरे साथ भी रहते हैं और मैं जाता रहता हूं, जो है अर्धसैनिक बलों में भी, बीएसएफ में भी जाता हूं, सीआरपीएफ में भी जाता हूं, सेना में भी जाता हूं। वहां कहते हैं बाबा जी अब हमको लगभग घर से घी मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमको पतंजलि का घी मिल गया है। अब ये पतंजलि का इतना दानेदार घी है, हर जगह बड़ी हिफाजत के साथ में आपकी सुरक्षा का, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इसके प्रोसेस के ऊपर ध्यान देते हैं, फिर ये इस रूप में घी तैयार होता है। मैंने आपको मक्खन भी खा के दिखाया था, और आप ये घी, ऐसा नहीं कि आपको दिखाने के लिए खा रहा हूं, मैं भी जब पतंजलि से बाहर रहता हूं तब लोग पतंजलि का ही घी लाते और उसी में मेरा खाना पकाते हैं और मुझे भी खिलाते। यहां रहते हैं तब भी इसी घी को खाते हैं। तो ये जो घी है, इसको तो आप ऐसे भी खाएं तो आपको इसका असली स्वाद का पता लगता है। खाने पीने की चीजों में मिलाने के बाद तो फिर भी उतना नहीं पता लगता। और हम तो देखते थे माता जी कुल्हड़ी में घी पकाती थी, और घी पकाने के बाद में जो हाथ चिकने रहते थे उसको सिर में लगा दिया करती थी। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा घी का प्रोसेस बताया। अब आपको उसे लैब में ले चलते हैं, जो है जहां हम इस घी के तैयार होने से पहले से लेकर के और तैयार होने के बाद तक बहुत बड़ी लैब है। पूरी भारत की बहुत बड़ी लैब है, और उत्तर भारत में तो उतनी बड़ी लैब कहीं है ही नहीं जो हमने टेस्टिंग के लिए, खाली घी नहीं, पतंजलि के सारे प्रोडक्ट उनकी टेस्टिंग करते हैं, रॉ मटेरियल से लेकर के प्रोसेसिंग के दौरान, और फिर फिनिश गुड जब तैयार होता है हर एक बैच की टेस्टिंग होती है, जिससे कि आप तक कोई भी चीज पहुंचे पूरी शुद्धता, सात्विकता और प्रामाणिकता के साथ पहुंचे। आप आंख बंद करके यदि पतंजलि पर भरोसा करते हैं तो हमारी आंखें हर समय खुली रहती है। कुछ ऐसे ही जैसे देश के लोग यदि रात को चैन की नींद सोते हैं, तो हमारे बीएसएफ के जवान, हमारी सेनाएं रात भर पहरा देते हैं।